हेलो बच्चों, वेलकम टू दी शारदा विद्यापीठ। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एचपी बोर्ड +2 फिजिक्स का मॉडल क्वेश्चन पेपर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट टाइम एचपी बोर्ड वालों ने क्या किया है कि एचपी बोर्ड वालों ने ऐसा किया कि सीबीएसई के पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश की। और जैसे ही वो लोग सीबीएसई के पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, उस वजह से बच्चों को बहुत दिक्कत आने लगी और बच्चे ये समझ नहीं पा रहे कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा और कितने क्वेश्चन आने हैं कितने नहीं। तो इसके लिए हमने एक फिजिक्स की ब्लूप्रिंट वाली वीडियो बनाई हुई है। आई होप कि आप लोग प्लेलिस्ट पे विजिट करें और उधर जाके पहले ब्लूप्रिंट जरूर देखिए, उसके बाद आ सकते हैं आप इस वीडियो की तरफ। तो इस वीडियो में देखिए ये मॉडल क्वेश्चन पेपर क्यों इंपॉर्टेंट है। मॉडल क्वेश्चन पेपर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को छोड़ दो, इसमें सेक्शन कितने होते थे? इसमें सेक्शन होता है 4 सेक्शन। अगर आप ऑब्जेक्टिव वाले सेक्शन को छोड़ दो, एमसीक्यू वाले सेक्शन को छोड़ दो अगर, तो आपके पास बचते हैं इंपॉर्टेंट कितने क्वेश्चन आते हैं? 15। और एचयू बोर्ड क्या करेगा? एचयू बोर्ड सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी में कुछ क्वेश्चन का मतलब ये कि 3-4 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं मैं बोल रहा हूं, 3-4 क्वेश्चन ये सीरीज ए में डालेगा, 3-4 क्वेश्चन सीरीज बी में डालेगा और 3-4 क्वेश्चन सीरीज सी में डालेगा। तो देखिए इसलिए आपको ये पढ़ना बड़ा जरूरी है। तो मॉडल क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ क्वेश्चन बैंक ये एचयू बोर्ड की साइट पे उन्होंने अपलोड कर दिया है, लेकिन यहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं सॉल्यूशन ऑफ दैट मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो देखिए पहले डिस्कस करते हैं सेक्शन ए, फिर डिस्कस करेंगे सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी, सेक्शन डी। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। और सेक्शन सी, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी से आपकी सीरीज ए, बी और सी में क्वेश्चन डिवाइड किए जाएंगे। हर साल ऐसा होता है, जब भी मॉडल क्वेश्चन पेपर एचयू बोर्ड रिलीज करता है तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन वो आने वाले जो आपका एग्जाम होगा मार्च में, तो उसमें भी वो जरूर डालेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन क्या है? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या आएगा? E इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला फोर्स का आएगा न्यूटन, इसका आएगा चार्ज, तो इसका बनेगा न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन पर कूलम ऑप्शन सी रहेगा हमारा राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है इन अ पैरेलल सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस ईच कंपोनेंट। तो हमें पता है कि अगर हम लोग बात करें पैरेलल के केस में, तो पैरेलल के केस में ये आपको नॉलेज होना चाहिए, ये 10th क्लास का नॉलेज है, ठीक है ना। पैरेलल और सीरीज की अगर मैं बात करूं तो पैरेलल के केस में क्या रहता है? सेम V रहता है सेम, और जो करंट होता है करंट क्या रहता है? ये रहता है डिफरेंट, करंट रहता है डिफरेंट। और सीरीज की अगर बात करें तो सीरीज में ये हो जाता है डिफरेंट, वोल्टेज हो जाती है डिफरेंट, और अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट रहता है सेम। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा कि वोल्टेज जो हमारी रहती है वो क्या रहेगी? वो रहेगी सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में द फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। हमें पता है कि फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका फॉर्मूला होता है Q V क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, ये एक वेलोसिटी आई और एक क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करता हूं तो हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं किससे? कॉस थीटा से कि साइन थीटा से? साइन थीटा से। तो फोर्स मैक्सिमम तब होगी जब थीटा की वैल्यू हम लोग क्या डाल देंगे? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, तभी आपकी जो फोर्स होती है, फोर्स क्या बनेगी? ये बनेगी मैक्स, और ये बनेगा QV। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और अगर कुछ मिनिमम कब होगी? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के केस में क्या है? इक्वल, ये बोल रहे कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की अगर हम बात करें तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है? आरएमएस वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई नॉट पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। लेकिन यहाँ पे लिखो इक्वल टू दी हाफ, ये भी आंसर नहीं हो सकता, और हाफ ऑफ द पीक वैल्यू, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ पावर कैलकुलेशन, और एक लिखा है ट्वाइस द पीक वैल्यू, ये भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो इफेक्टिव आरएमएस वैल्यू होती है ये क्या करती है? हीट जनरेटेड, हीट को कैलकुलेट करती है इन टाइम इंटरवल। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या होता है? आरएमएस वैल्यू का एक निकनेम है, इसका निकनेम क्या है? इफेक्टिव वैल्यू ऑफ पावर कैलकुलेशन। तो हमारा ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल इज।
तो सेल्फ इंडक्शन, सबसे पहले देखो फिजिक्स पढ़ने से पहले आप लोगों को फॉर्मूले सारे आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल का फॉर्मूला क्या होता है, सिंगल कॉइल का, ठीक है ना। तो सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला होता है, देखो इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए अपॉन एन। सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए सिंगल कॉइल का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए अपॉन एल। और यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि सेल्फ इंडक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एन का मतलब यहां पर है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल के जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन में है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स, नहीं। फिर दूसरा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द टर्न्स, और एक ऑप्शन है इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स। अगर होता करंट तो बोल सकते हैं आप कि सेल्फ इंडक्शन ऑफ कॉइल जो होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ करंट होता है। आप इसकी जगह हम लोग, हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फिनोमेनन ऑफ लाइट बेंडिंग अराउंड ऑब्स्टेकल। हमें पता है कि बेंडिंग ऑफ लाइट जो होती है वो कौन सी फिनोमेनन होती है, रिफ्रैक्शन नहीं होती, ये होता है चेंज इन पाथ, ये होता है बाउंस बैक, और ये डिस्पर्जन क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट कलर। लेकिन अगर हम डिफ्रैक्शन की बात करें तो डिफ्रैक्शन क्या होगा, ये वाला ऑप्शन होगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि इसमें क्या होती है, जो वेव होती है, जो लाइट होती है, वो बेंड होती है अराउंड दी ऑब्स्टेकल। कनकेव लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट, तो यहां पर क्या लिखा है, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म एंड प्रेसबायोपिया। तो इसका जो कनकेव लेंस का यूज किया जाता है किसके लिए, इसका यूज किया जाता है मायोपिया के लिए। और अगर आपके पास आ जाए क्या, अगर आपके पास आ जाए कन्वेक्स लेंस, तो कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाएगा किसके लिए, हाइपरमेट्रोपिया के लिए। और ये मायोपिया होती क्या है, मायोपिया होती है आपके पास नियर साइटेडनेस। ओके जी, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये बोल रहे वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, हमें पता है डी ब्रोगली वाले में लैम्डा का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, h अपॉन p। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, या कभी ऐसा होता है मास और वेलोसिटी। यहाँ पे स्पीड तो लिखा था अलग से, लेकिन यहाँ पर क्या है, मोमेंटम है, तो p का मतलब क्या है यहाँ पे, ये है मोमेंटम। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में लिखा है इन अ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द, ये है यहाँ पे प्रोड्यूसेस नहीं है, यहाँ पे इसकी जगह आएगा प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट कंपेयर टू द रिएक्टेंट, कंपेयर टू द रिएक्टेंट इज। तो देखो कि प्रोडक्ट का जो मास आता है, प्रोडक्ट का जो मास आएगा, प्रोडक्ट का मास क्या होगा हमेशा, ये उससे होगा लेस देन। क्यों होता है, क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ मास डिसअपियर, स्मॉल अमाउंट ऑफ मास डिसअपियर होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। स्मॉल अमाउंट ऑफ मास डिसअपियर, उसको क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। डिसअपियर किस में होता है, एनर्जी की फॉर्म, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या होता है, ये होता है लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है इन अ पीएन जंक्शन डायोड द रीजन वेयर नो करंट फ्लोज इज नोन एज, ठीक है ना। तो अगर पीएन जंक्शन डायोड की अगर हम बात करें, डायोड को बनाएं, तो आपको पता है कि एक तरफ अगर मैं पी लिख रहा हूं, एक तरफ एन, लेकिन बीच में एक लेयर होती थी, और इस लेयर में क्या होता था, इस लेयर में होते थे हमारे आइंस होते थे, इसमें क्या होते थे, इसमें आइंस। तो देखिए जो इसमें आइंस होते थे, वो आइंस कौन से होते थे, वो होते थे इमोबाइल आइंस। और इमोबाइल आइंस किसमें होते थे, वो होते थे इसको बोलते हैं डिप्लेशन रीजन। तो आंसर क्या आएगा, ये बोल रहे कि वेयर नो करंट फ्लोस, इमोबाइल आइन है, कोई भी मूव नहीं कर रहा है, तो ये आएगा हमारा आंसर क्या आएगा, डिप्लेशन रीजन। और डिप्लेशन रीजन होगा जी हमारा आंसर बी। नेक्स्ट, अब यहां पे थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूं, बार बार यही बोल रहा हूं कि एचपी बोर्ड ने इस बार क्या करने की कोशिश की है कि सीबीएसई के पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश की है, असर्शन रीजन, और आगे एक केस स्टडी भी आएगी। तो आपको तैयार रहना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा अलग होगा इस बार, न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़े से ज्यादा रहेगा, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले डेरिवेशन आती थी, न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा सा कम रहता था। अब देखो असर्शन रीजन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, आपके पास दो स्टेटमेंट होगी, ऊपर लिखी हुई एक असर्शन और एक दिया है रीजन, उसके नीचे एक स्टेटमेंट ऊपर लिखी है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि क्या पहली स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है,
दूसरी वाली उसका रीजन है, ठीक है ना। पहले में क्या लिखा है असर्शन के बारे में, असर्शन क्या लिखा है, अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी। फिर दूसरा क्या लिखा है, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय क्यू v क्रॉस b where v is the velocity of the charge and v is the magnetic field। ओके जी, अब देखो अगर मैं असर्शन की बारे में बात करें तो ये बोल रहे कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना, चार्ज पार्टिकल अगर मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ और चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर हुआ इस तरह से, मानो चार्ज पार्टिकल है परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को थी, चार्ज पार्टिकल इस तरह से, और उसके ऊपर क्या लगेगी, हमेशा उसके ऊपर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। तो ये है ट्रू, ये है ट्रू। अब क्यों लगी, इसके लिए फॉर्मूला तो यही होता है F इज इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा, और साइन थीटा केस में तो मैक्सिमम लगती है, कम नहीं लगती, क्या लगती है, मैक्सिमम। इसलिए क्या होगा, दोनों ये भी ट्रू है, पहला वाला स्टेटमेंट भी ट्रू, दूसरी वाली स्टेटमेंट भी ट्रू, लेकिन क्या दूसरी वाली इसका एक्सप्लेन कर पा रही है, हाँ जी, क्योंकि इस फॉर्मूले से इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो आप क्या बोलोगे, आप ऐसा भी नहीं बोलोगे देखो असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज फॉल्स रीजन इज ट्रू, ऐसा तो है ही नहीं, दोनों ट्रू है। तो देखो दोनों ट्रू है, लेकिन क्या ये रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, हाँ जी ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए क्या रहेगा हमारा राइट आंसर। बस असर्शन रीजन में आपको ये देखना है कि जो रीजन है क्या दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है तब तो बात खत्म हो गई, लेकिन अगर दोनों ट्रू है उसके बाद आपको दोबारा एक बार ये चेक करना पड़ता है कि क्या ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। ओके जी, अब डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, असर्शन क्या दिया हुआ, असर्शन दिया द करंट थ्रू अ पीएन जंक्शन डायोड इंक्रीज एक्सपोनेंशियली विद द अप्लाइड फॉरवर्ड वोल्टेज। तो हमें पता है कि पीएन जंक्शन डायोड का अगर आपने ग्राफ पढ़ा होगा तो ग्राफ में देखो, ग्राफ में आपने देखा होगा कि ये लीनियर नहीं होता, ठीक है ना। तो इसमें जो करंट होता है ये फॉरवर्ड करंट, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वोल्टेज, एक नी वोल्टेज वगैरह होती थी, और यहां से जब आप ग्राफ बनाते तो ग्राफ जाता इस तरह से। तो ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ लीनियर नहीं है, एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और यहां पे लिखा है सेकंड, देखो रीजन क्या लिखा है, रीजन लिखा है द पीएन जंक्शन डायोड मेजॉरिटी कैरियर मूव्स अक्रॉस द जंक्शन एंड देयर मूवमेंट गवर्न्ड बाय द एक्सपोनेंशियल रिलेशन इन द डायोड इक्वेशन। तो ये डायोड वाली जो इक्वेशन होती थी, इक्वेशन होती है फॉरवर्ड वाइज जो करंट होता है वो किसके इक्वल होता है, आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन के टी, के होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहां पर देखो इक्वेशन भी क्या है, इक्वेशन भी एक्सपोनेंशियल में, ई को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कम समझ आएगा, क्योंकि ये उन बच्चों को समझ आएगा जो एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, नीट और जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं। बाकी बोर्ड वालों के लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ रहेगा, लेकिन ये जो असर्शन है वो भी ट्रू है, और इसमें रीजन भी क्या है, ट्रू है। और ये रीजन क्या है इसका, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो ऑप्शन ए क्या रहेगा राइट आंसर। सेक्शन बी, सेक्शन बी में होंगे 4 क्वेश्चन, 4 में से एक क्वेश्चन जो लास्ट वाला क्वेश्चन होगा, लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको चॉइस भी मिलेगी, और ये सारे के सारे क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, और सारे के सारे क्वेश्चन है कंपलसरी। तो देखिए पहला क्वेश्चन है डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी शो दैट आई इज इक्वल टू NEA/BD वेयर सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग। तो देखिए सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी की आपको डेफिनेशन लिखनी है। क्या होता क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, होती क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, मान लो ये कंडक्टर है, अभी इलेक्ट्रॉन तो जिगजैग मोशन में कोई इधर भाग रहा है कोई इधर भाग रहा है, लेकिन जैसे हम लोग इसमें बैटरी अप्लाई कर लेते हैं तो एक्सटर्नल बैटरी लगाने से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है ई, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने के बाद क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन भागते हैं किसकी तरफ, इलेक्ट्रॉन भागते हैं पॉजिटिव एंड की तरफ, इस वाले पॉजिटिव एंड की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव एंड की तरफ भाग रहे हैं उनकी एवरेज वेलोसिटी, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखिए यही लिखा हमने, इट इज द एवरेज वेलोसिटी विद व्हिच द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इंपॉर्टेंट है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है। सबसे पहले आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन क्या बोला कि शो दैट। अब हम लोग यहां से आगे डेरिवेशन शुरू कर रहे हैं। तो देखिए डेरिवेशन क्या लिखा है कि एक हमने कंडक्टर लिया, कंडक्टर की लेंथ ली L, और यहां पर मैं इसकी लेंथ ले रहा हूं L, कंडक्टर की लेंथ हमने ले ली L, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, आगे वाला हिस्सा, जैसे इस पेन का जो हिस्सा है ना आगे वाला,
वो कौन सी शेप का है, सर्कुलर शेप का, तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो इसी तरह से इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये वाला हिस्सा, उसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके जी, तो देखिए नेक्स्ट, वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, ठीक है ना। एरिया में क्या आएगा, एरिया इसका सिलेंड्रिकल वायर होती है तो एरिया इंटू क्या कर देंगे लेंथ, या इसकी हाइट बोल दो, तो वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ। अगर हम लोग नंबर डेंसिटी फाइंड आउट करें, मान लो नंबर डेंसिटी है उसकी n, तो क्या होगा टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो होंगे ALN। आपने क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना उसको n से। फिर टोटल चार्ज इन ए कंडक्टर, चार्ज कितना होगा ALNE। फिर क्या होगा कि लेट अ कांस्टेंट बैटरी हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस V, ये वाली जो बैटरी हमने अप्लाई की है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V, अप्लाइड अक्रॉस दी एंड्स ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के अक्रॉस लगा दी, उसके बाद क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। जैसे आप किसी के अक्रॉस क्या करते हो, बैटरी कनेक्ट करते हो तो क्या बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है अपोजिट डायरेक्शन है, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव, ड्रिफ्ट वेलोसिटी उल्टा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये आपने ध्यान देना हमेशा, ठीक है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जब एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट करते तो उसका आंसर आता माइनस में। Now, due to this electric field, electron present in the conductor will begin to move with a drift velocity Vd towards the positive end of battery as shown in the figure. तो आप जितने भी क्वेश्चन है उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप आराम से उसको भी पढ़ सकते हो। तो बस यही था, एक कंडक्टर था, कंडक्टर के साथ हमने बैटरी कनेक्ट की, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई, जितने भी इसके यहाँ पर तो एक ही इलेक्ट्रॉन बनाया है, लेकिन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जितने भी है वो सारे सारे ड्रिफ्ट करेंगे किसकी तरफ, वो आएंगे ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर। नाउ अब देखिए कैसे एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए टाइम टेकन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस, ये टाइम टेकन फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू क्रॉस द कंडक्टर, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स टू क्रॉस द कंडक्टर, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम का फॉर्मूला होता है लेंथ अपॉन वीडी, और आई किसके इक्वल है, आई है क्यू अपॉन टी। तो देखिए पीछे अब इसकी वैल्यू इक्वेशन वैल्यू आते हैं, क्यू की जगह क्या था ALNE, ठीक है ALNE, और टी की जगह क्या आएगा L अपॉन BD। अब क्या होगा, जो BD है BD चला जाएगा ऊपर, तो ये क्या बनेगा ALNE अपॉन L, और ये बनेगा VD। नाउ कैंसिल किसको करेंगे हम लोग, कैंसिल हो जाएगा जी आपका, देखो L से L कैंसल आउट, तो I किसके इक्वल आएगा ANEVD, ठीक है ना। ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये N है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, E है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और लास्ट लाइन आप लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। तो आप इसको इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन था डिस्कस द डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। तो फेरोमैग्नेटिज्म के केस में इस तरह से है कि सबसे पहले तो देखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, जैसे मान लो मैंने लिखा कोबाल्ट और आयरन। अगर मैं क्या करूं, ये जो मटेरियल होते हैं ये क्या होता है, ये मैग्नेटाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ किसमें, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अगर आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हो तो ये इजीली क्या हो जाता है मैग्नेटाइज, ठीक है ना। जैसे मान लो मेरे पास लोहे का पीस है और एक हाथ में मैग्नेट है, अगर मैं उसको रब करूं लोहे के पीस के साथ, तो थोड़ी देर बाद उसका जो पोर्शन होगा वो पोर्शन क्या करेगा, क्या बनेगा, ये लोहे का पीस क्या बनेगा, लोहे का पीस भी मैग्नेट बनना शुरू करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या हो गया मैग्नेटाइज हो गया। तो इसी तरह से डोमेन थ्योरी क्या बोलती है, तो देखो डोमेन थ्योरी में ये बोलता है कि सबसे पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा कि डोमेन थ्योरी क्या बोलते हैं। सबसे पहले तो देखो डोमेन, डोमेन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। डोमेन का मतलब ये कि जैसे हिमाचल हमारा स्टेट है, ठीक है ना, तो हिमाचल में कितनी डिस्ट्रिक्ट है, 12 डिस्ट्रिक्ट आती है, तो 12 डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग क्या है डोमेन है, ठीक है ना। अब अपना रीजन है तो उसको बोलते हैं हम लोग डोमेन, एक अलग अलग सी जगह पर्टिकुलर जगह जिसमें क्या हो, जिसमें बाउंड्री आती हो, ठीक है ना, जिसमें बाउंड्री आती हो उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन, और एक रीजन बोल सकते हैं उसको। इस तरह से जैसे हिमाचल में हर एक डिस्ट्रिक्ट के बीच में क्या आएगी, एक बाउंड्री आएगी, ठीक है ना, कि भाई कुल्लू की बाउंड्री शिमला के साथ कहां पर है, और मंडी के साथ कहां पर है, या शिमला की आपके पास बिलासपुर के साथ कहां पर है, किन्नौर के साथ कहां पर लगती है। तो जो रीजन आ रहे हैं उसमें एक बाउंड्री आनी चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग डोमेन, ठीक है। तो समझ सकते हैं आप डिस्ट्रिक्ट से बस। अब यहां पर देखो कि इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एटम फॉर्म वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल इफेक्टिव रीजन कॉल्ड डोमेन। ये बोल रहे हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में बहुत सारे रीजन बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैंने 4 डोमेन बनाए, 1 2 3 4, ये कोई एक मटेरियल था और मैंने यहाँ पे 4 डोमेन बना दिया। फिर क्या लिखा हुआ है,
ईच डोमेन हैज लीनियर डायमेंशन, ये होता है 1000 एंगस्ट्रॉम। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना छोटा होता है, 10 माइनस में आ रहा है, ठीक है ना। फिर कंटेन उसके अंदर कितने होते हैं, उसके अंदर एटम होता है बहुत ज्यादा, 10 एटम। फिर ईच डोमेन इज स्ट्रॉन्ग मैग्नेट विदाउट एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये बोल रहे हैं कि ईच डोमेन अपने बिहेव कैसे करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आ रहे हैं, ठीक है ना। फिर इन स्पाइट ऑफ दिस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डज नॉट बिहेव एज अ मैग्नेट। ये बोल रहे कि उनके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन फिर भी वो मैग्नेट नहीं होते। क्यों? बिकॉज इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मूवमेंट ऑफ डिफरेंट डोमेन्स आर रैंडमली ओरिएंटेड, सो देयर रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट इन एनी डायरेक्शन इज जीरो। बस ये लाइन यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा डोमेन थ्योरी किस तरह से काम करती है। डोमेन का मतलब मैंने आपको बताया था, जैसे डिस्ट्रिक्ट होती है, हिमाचल के मैप के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट आएगी वो छोटे छोटे डोमेन आएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डोमेन है और रेंडमली ओरिएंटेड, एक ऊपर को है, ये 4 रीजन बना दी मैंने, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, एक ऊपर को है, एक इधर को है, एक इधर को है, एक इधर को है। ये कैसे है? ये है रेंडमली ओरिएंटेड। लेकिन जब हम लोग एक्सटर्नल फील्ड है इस डायरेक्शन में, अब यहां पर आपने ये ध्यान देना है कि जब एक्सटर्नल फील्ड इस डायरेक्शन में हो, तो जो ऊपर वाला जो रीजन था, ये सिर्फ यही रीजन था इस डायरेक्शन में, तो ये थोड़ा सा फैल गया। देखो ये वाला रीजन क्या हो गया, थोड़ा सा ये इसका एरिया क्या हो गया, लार्ज हो गया, इसका एरिया बढ़ गया, ठीक है। इसने अपना एरिया बढ़ा दिया। अब इसने अपना एरिया बढ़ा दिया और जो इसके अपोजिट था उसका एरिया होगा सबसे कम। ये देखो ये वाले इनकी अलाइनमेंट थी इधर को, ठीक है ना। तो ये डाइपोल मूवमेंट होती है एक तरह की, आप बोल सकते हो कि डाइपोल मूवमेंट का मतलब कि एक तरफ पॉजिटिव एंड एक तरफ नेगेटिव एंड, इस तरह से होती है। तो यहां पर देखो ये था इसके इस डायरेक्शन में, तो ये वाले एरिया बड़ा हो गया, और ये वाले अलाइन थे किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड के, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये वाले एरिया हो गया छोटा। और ये वाले और एरिया और इस वाले एरिया को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। फर्क किसको पड़ेगा, इन दी डायरेक्शन और अपोजिट दी डायरेक्शन। इन दी डायरेक्शन वाला डोमेन बड़ा हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन वाला डोमेन क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब आपके पास क्या होगा, ये घूमते रहेंगे तब तक घूमते रहेंगे जब तक इसकी ओरिएंटेशन सारे के सारे कौन सी डायरेक्शन में ना हो, जब तक ये सारे के सारे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन हमने अप्लाई किया है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड जिस डायरेक्शन में अप्लाई किया है, इसमें और इसमें फर्क ये है कि इसमें रैंडम मोशन में थे, डोमेन तो इक्वली था सबका, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें आपके पास ये इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। तो ये है डोमेन थ्योरी। तो डोमेन थ्योरी में आप इतना लिख सकते हो और लिखने के बाद आप एक डायग्राम बना सकते हो, तो 2 नंबर के लिए सफिशिएंट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, explain the photoelectric effect and derive the equation for the kinetic energy of the emitted photoelectron। फिर सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले बोल रहे कि एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपको छोटे छोटे पोर्शन देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा कि आपसे क्या क्या पूछा गया है, डेरिवेशन कब जैसे पूछी और उसकी डेफिनेशन कब पूछी गई है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, इट इज द फिनोमेनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट। ये बोल रहे कि ये इलेक्ट्रॉन निकलने की एक प्रोसेस है, जो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर इजेक्ट होता है। कब होता है इजेक्ट, जब उसके ऊपर सुटेबल फ्रीक्वेंसी गिरे, ठीक है ना। तो अब देखो ये यहां पर हमने डायग्राम बनाया हुआ है, ये है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, ऊपर से एनर्जी गिरती है एक रेडिएशन, और उसकी एनर्जी कितनी होती है, ये होती है एच न्यू। याद रखना आपने, ये है फोटोन की एनर्जी। फोटोन ऊपर से जब क्या करेगा कि ऊपर से जो निकलता है उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। ऊपर से लाइट क्या होती है, फोटोन की फॉर्म में, जो लाइट गिर रही है ये है फोटोन, ऊपर से जो आ रहा है इसको बोलते हैं फोटोन, और जो ये निकल रहा है इसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। ये आपको पता होना चाहिए, एक होता है फोटोन और एक होता है फोटो इलेक्ट्रॉन। नाउ अब देखिए, अब डेरिवेशन देखो क्या करेंगे, ये बोले कि कंसीडर फोटोन ऑफ रेडिएशन फ्रीक्वेंसी न्यू, और यहाँ पे आपकी जो इसकी जो फ्रीक्वेंसी न्यू, इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल, द एनर्जी ऑफ फोटोन, जैसे मैंने आपसे कहा था ये किसके इक्वल है, एच न्यू के इक्वल, वही हमने लिखा। ये बोल रहे कि जैसे कोई एनर्जी आई ना ऊपर से,
ये ऊपर से एनर्जी गिरी, एनर्जी जो आई वो कितने दो हिस्सों में डिवाइड होती है। तो ये बोल रहे हैं कि जो फोटोन है ऊपर से जो एनर्जी आएगी वो दो उस एनर्जी से क्या किए जाएंगे, उससे एनर्जी से दो काम किए जाएंगे, ठीक है ना। जैसे सिंपल सी बात है कि मैं आपको 100 रुपए दे रहा हूं, तो 100 रुपए में से आपने क्या किया, 30 रुपए आपने किसी और काम में लगा दिए, 70 रुपीज किस में लगा दिए, किसी और काम में लगा दिए। बस वैसा कॉन्सेप्ट है, बाकी इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि अ पार्ट ऑफ एनर्जी, जो उसका पहला हिस्सा है, अ पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज यूज्ड टू लिबरेटिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। बोलते हैं कि आधी एनर्जी तो लगेगी उसको निकालने में उधर से, ठीक है ना। तो आधी एनर्जी उसको मेटल सरफेस से निकालने में लगी, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। बस ये आपको ध्यान में होना चाहिए, वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन होता है फाई नॉट। वर्क फंक्शन को डिनोट किस करता है, फाई नॉट। तो आधी एनर्जी लगेगी वर्क फंक्शन में, फिर रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड इन इंपार्टिंग द मैक्सिमम, और आधी एनर्जी लगेगी उसको निकलने के बाद भागने में, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा वो। बस इतना सा है कि आधी एनर्जी वर्क फंक्शन में और आधी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, मतलब भागने में उसके यूज होगी वो एनर्जी। तो जो एनर्जी वो यूज करेगा उसको बोलेंगे हम लोग केमैक्स। केमैक्स होती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, कितना फास्ट वो भाग सकता है। तो देखिए इसके बाद इसकी जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन कैसे बनेगी, वी मैक्स अगर मैक्सिमम वेलोसिटी है तो फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि जो निकलता है वो फोटो इलेक्ट्रॉन, जो गिरता है उसको बोलते हैं फोटोन। अब क्या होगा, उसकी जो एनर्जी होती है, उसकी एनर्जी होती है, उसके पास मास भी होता है, तो ये बनेगा कि mx इज इक्वल टू हाफ एम बी एक्स का स्क्वायर। पूछा गया था, हमारे से पूछा गया था काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करो, तो ये काइनेटिक एनर्जी की इक्वल है एनर्जी ऑफ फोटोन। किसकी इक्वल होता है, जो एनर्जी ऑफ फोटोन होता है वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए एच न्यू, तो एच न्यू, और इसकी जगह मैं लिख रहा हूं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एच न्यू नॉट प्लस, और इसकी जगह लिख रहा हूं के मैक्स। अगर ये वाला जो वर्क फंक्शन है आपके पास, तो के मैक्स किसके इक्वल होगा, के मैक्स आ जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और जब ये इसके इक्वल हो जाएगा तो आप लिख सकते हो के मैक्स इज इक्वल टू एच आ जाएगा जी आपका कॉमन, तो ये बनेगा न्यू माइनस न्यू नॉट। तो ये था एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसके अकॉर्डिंग, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एम्प्टीड फोटो इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो एम्प्टीड फोटो इलेक्ट्रॉन होगी इतनी, h इज इक्वल टू न्यू माइनस न्यू नॉट। कितनी फ्रीक्वेंसी आया था, और जो न्यू नॉट होता है यहाँ पे याद रखना, न्यू नॉट होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बीच बीच में, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, आपके स्कूल में जो टीचर ने नोट्स कराया है उससे आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन को इस वक्त क्वेश्चन को समझाना थोड़ा सा अलग रह जाता है जब टॉपिक आपने नहीं पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल आया था किसका, a circular coil consisting of wire consisting of 100 turns each of radius 8 centimeter carries a current of 0.40 ampere. What is the magnetic field at the center? तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि मसाले कौन कौन से गिवन है। तो मसाले देखिए, मसालों में n की वैल्यू है जी आपको कितनी दी हुई, 100 दी हुई है, और रेडियस दिया है 8 सेंटीमीटर। ध्यान देना है जब भी आपका सेंटीमीटर में क्वेश्चन उसको कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये बनेगा 0.08 मीटर। सेंटीमीटर से हमने किसमें बदल दिया इसको, मीटर में। और क्या दिया गया है, और दिया गया है करंट, और करंट की अगर बात करें तो ये बना 0.4 एम्पियर, और करंट भी दिया है, ये भी दिया है। तो फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख लिया है। तो फील्ड एट द सेंटर ये किसके लिए होता है, ये होता है फॉर्मूला किसके लिए, फॉर n इज इक्वल टू 1, अगर एक ही टर्न हो। अगर हमारे पास बहुत सारे टर्न हो तो उसका फॉर्मूला बनेगा v इज इक्वल टू n म्यू नॉट अपॉन n से करेंगे मल्टीप्लाई 4 पाई इंटू 2 पाई आई ओवर r। अब कैलकुलेट कर लेते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो देखिए इसका आंसर आएगा, इसकी जो वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये क्यों नहीं मैं काट रहा हूं तब से, ये इसलिए नहीं काट रहा हूं क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की सबसे पहले तो एन की वैल्यू देखो, एन की वैल्यू कितनी दी है, एन की वैल्यू दी है 100। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू न्यूमेरिकल करते वक्त कितनी आती है, 10⁻⁻7। 2 एज इट इज, इसकी वैल्यू 3.14, और करंट कितना है जी, करंट है जी हमारा 0.40, और रेडियस कितनी है, रेडियस है 8 सेंटीमीटर था, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये 0.08। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा 10⁻⁻5 6.28 इंटू 40/8। नाउ फर्दर ये क्या बनेगा,
10⁻⁻5 इंटू ये बन जाएगा, देखो ये बन गया 5, तो ये आ गया 5 इंटू 6.28। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके देखिए ये क्या बनेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये बनेगा 0, 40, फिर ये बनेगा 4, फिर ये बनेगा 31.4, 31.40 इंटू 10⁻⁻5। नाउ एक पॉइंट और आगे ले आते हैं, 3.14 इंटू 10⁻⁻4, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट होती है टेस्ला। बस ध्यान आपने ये देना है कि ये वाला फॉर्मूला किसके लिए होता है, व्हेन n इज इक्वल टू 1, सिर्फ एक टर्न के लिए। जब बहुत सारे टर्न हो तब n से आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले को मल्टीप्लाई। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यों रखा ऐसा, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻7। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद खुद से ट्राई कीजिए। उसके बाद आप अब देखो इसमें, इस क्वेश्चन नंबर 16 में आपको एक चॉइस मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 16 में एक और चॉइस मिली हुई है, राइट द फॉर्मूला फॉर पावर फैक्टर इन एसी सर्किट एंड इट्स सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए राइट द फॉर्मूला फॉर पावर फैक्टर वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर होता है, जैसे कि हमें पता है कि जो पावर होती है इंडक्टिव सर्किट की पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू ई, वर्चुअल वैल्यू आरएमएस वैल्यू बोलते हैं उसको, ठीक है ना। आई आरएमएस भी लिख सकते हो या वर्चुअल वैल्यू बोलो, एक ही बात होती है। और आगे क्या आता है, कॉस पाई। अब कॉस पाई अगर मैं यहां से फाइंड आउट करें कॉस पाई, तो क्या होगा, P अपॉन ई वर्चुअल वैल्यू और आई वर्चुअल वैल्यू। तो वर्चुअल वैल्यू का मतलब होता है वर्चुअल वैल्यू एपेरेंट और आरएमएस, ये एक ही बात होती है, ठीक है। तो अगर आपको ये पता हो कि वर्चुअल आरएमएस और एपेरेंट ये एक ही बात होती है। एपेरेंट का मतलब है, वर्चुअल का मतलब क्या है, जो ट्रू नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए देखो ऊपर वाली जो पावर वो ट्रू आ गई और नीचे वाली पावर क्या आ गई, इसको वर्चुअल पावर भी लिख सकते हो और आप क्या लिख सकते हो, एपेरेंट पावर भी लिख सकते हो। और क्या होता है इसका फॉर्मूला, और इसका फॉर्मूला होता है cos phi इक्वल टू r अपॉन z। इस तरह से भी लिखा जाता है, r रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को, z रिप्रेजेंट करता है इंपेडेंस को। फिर ये बोल रहे कि सिग्निफिकेंस, ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होता है, तो क्या पूछ रहे हैं, सिग्निफिकेंस पूछ रहे हैं। सिग्निफिकेंस का देखो, ये सिग्निफिकेंस में क्या होता है, इससे क्या लगता है पता है, इससे ये ट्रांसमिशन लॉसेस के बारे में पता लगता है, और क्या लगता है, एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में पता लगता है। ट्रांसमिशन लॉसेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या लिखा है, अ लोअर पावर फैक्टर मींस हायर ट्रांसमिशन लॉसेस, ठीक है ना। अगर जो पावर फैक्टर हमारा कम है तो इससे पता लगेगा कि जो एनर्जी का लॉस होगा वो पावर का लॉस क्या होगा, ज्यादा होगा। फिर एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब है कि अगर ये हायर पावर फैक्टर होगा, इसका मतलब है ये मोर एफिशिएंट फॉर किसके लिए होगा, पावर के लिए होगा। तो बस मेरी तो आपसे यही एडवाइस है कि आप न्यूमेरिकल वाले पोर्शन की तरफ ज्यादा जाए। न्यूमेरिकल वाले पोर्शन से क्या होता है कि मार्क्स कटना बिल्कुल ही कम हो जाता है, ठीक है ना, और इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए सेक्शन बी में थे वेरी शॉर्ट आंसर, और यहां पर आएंगे शॉर्ट आंसर टाइप। शॉर्ट आंसर टाइप में देखो पहला वाला क्या पूछा गया, पहले वाले में पूछा गया था कि डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में बताना है। फिर बताना है इंक्लूडिंग इट्स फिजिकल बेसिस एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ईएमएफ इन ए कॉइल ड्यू टू चेंजिंग करंट इन नियर बाय कॉइल में, ठीक है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर डिस्कस करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है, ये होती है प्रॉपर्टी दो कॉइल की। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल, एक होता है सेल्फ इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्शन, और एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहाँ पे लिखेंगे म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में, तो प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच ईच अपोजेस एनी चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द अदर बाय डेवलपिंग एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, नाम है इसका फोर्स, ये फोर्स नहीं होती। ये सोच के चलो कि एक तरह की क्या है, वोल्टेज, एक तरह की बैटरी है। इस वाली वायर में मैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज करूंगा, इसको रखूंगा साथ में, और इसको जब साथ में रखेंगे तो यहाँ पे अपने आप एक बैटरी बनेगी। ये है गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर बताएगा डिफ्लेक्शन कि इसमें करंट जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर का यूज क्या होता है, टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ करंट। इसमें ये सोच चलो कि इसमें अपने आप करंट बनेगा, और किसी भी वायर में करंट बनने के लिए उसमें बैटरी का बनना बड़ा जरूरी है, ठीक है ना। उधर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होना बड़ा जरूरी है। तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है किसी मैग्नेट की वजह से, उस बैटरी भी नहीं बोलते उसको नाम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ईएमएफ। और ये ईएमएफ क्या करेगा, अगर इसमें करंट बढ़ रहा होगा तो उसको ये कम करेगा, और इसमें कम हो रहा है तो इसमें क्या करेगा,
अगर कम हो रहा होगा तो इसकी वजह से ये क्या करेगा, उसको ज्यादा कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो डायरेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। तो डायरेक्शन में आपके पास करंट की डायरेक्शन है लाइक दिस, और इसमें आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस ये है इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है इस डायरेक्शन। अब यहां पर देखिए इंड्यूस ईएमएफ, ये आप बोल सकते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ है। अब यहां पर देखो सबसे पहले डिराइव कैसे करेंगे इसको, इसको डिराइव करेंगे हम लोग ऑन प्रेसिंग द की। मैंने कहा था इसमें करंट क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए करंट क्या होना चाहिए, चेंज। करंट क्या होना चाहिए, चेंज। अगर इसमें करंट चेंज नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी। तो देखो इसमें करंट को चेंज करें हम लोग किसकी वजह से, इस की हेल्प से। एक बार इस की को प्रेस करेंगे, बंद कर देंगे, और एक बार इस की को क्या करेंगे, ऑन कर देंगे। तो क्या होगा, तो देखिए ऑन प्रेसिंग की करंट इन प्राइमरी कॉइल पी इंक्रीजेस फ्रॉम, जैसे ही आपने क्या किया, इस की को हम लोग बंद कर देंगे तो करंट यहां से भागना शुरू कर देगा और जीरो से कहां पहुंचेगा, मैक्सिमम। जैसे कि ये सोच के चलो कि जैसे हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो थोड़ी देर में क्या होता है, लाइट जल जाती है, तो करंट क्या होगा, और जैसे बंद करूंगा थोड़ी देर में, जब मैं उसको ऑन कर रहा था तो करंट गया जीरो से लेके मैक्सिमम तक, और जैसे मैंने उसको स्विच ऑफ किया तो वो करंट क्या आ गया, मैक्सिमम से जीरो तक। इस वजह से क्या होगा कि जैसे में इसमें करंट भागना इसमें शुरू करेगा, कहां पर जाएगा, तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो टू कहां तक जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू की तरफ। और जो मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जा रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा कि करंट इन पी इंक्रीजेस और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द पी इंक्रीज, मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो जाएगी। किसी भी कॉइल में अगर आप करंट भेजते हो और वो चेंज हो रहा हो तो वो पंख फैलाना शुरू कर देता है, उसको मैग्नेट बन जाती है, ठीक है ना, कॉइल की। तो जो वो मैग्नेट बन रही है तो वो धीरे धीरे ऐसे मैग्नेट बनने की कोशिश करेगी, तो उसके साथ वाली कॉइल में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो उसके साथ देखो लिखा हो ना, एज एस इज क्लोज बाय द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद एस इज आल्सो इन। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है कि पहले वाली कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चेंज हो रही है, वो उसकी वजह से क्या हो गया, दूसरे वाली कॉइल में वो क्या हुई, चेंज हुई। तो दूसरे वाली कॉइल में जब वो चेंज हुई तो उसकी वजह से क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा एस में, ठीक है। तो और ईएमएफ इंड्यूस की जो डायरेक्शन होती है वो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ पढ़ते हैं हम लोग, लेंस लॉ से फाइंड आउट की जाती है ईएमएफ इंड्यूस की डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होगा। फिर एक तो केस आप करंट को चेंज कर सकते हैं या तो प्रेस करके की को, दूसरा केस देखिए ऑन रिलीजिंग की के। और अब क्या करना, पहले इसको प्रेस कर दिया था, फिर हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, फिर इसको हम लोग ओपन कर रहे हैं। जब हम लोग इसको ओपन करेंगे तो इस बार करंट क्या होगा, मैक्सिमम टू जीरो, करंट चेंज हो जाएगा मैक्सिमम टू जीरो। इसमें भी ये टाइम लेगा और इसमें भी क्या होगा, मैग्नेट बनने की कोशिश है। पहले जो पंख फैलाए हुए थे मैग्नेट फील्ड ने, वो मैग्नेट फील्ड कम 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 होनी शुरू हो जाएगी। तो कम हो रही, लेकिन फिर से क्या हो रही है, वो चेंज हो रही है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब है चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होना उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है ना, किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के थ्रू। तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स जो इस पी के साथ थी वो डिक्रीज हुई, पिछली बार इंक्रीज हो रही थी, इस बार उसके पंख क्या हो रहे थे, डिक्रीज हो रहे थे। तो जैसे डिक्रीज हो गए तो ईएमएफ फिर से क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा इसकी पड़ोसी कॉइल में, ठीक है, नेबरिंग कॉइल में फिर से क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस। ईएमएफ का मतलब फिर से मैं बोल रहा हूं, ये फोर्स नहीं है, ये क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस है जो जनरेट हो रहा है किसी दूसरी वायर में विदाउट बैटरी। यहां पर बैटरी नहीं लगाई है, बैटरी लगाई है सिर्फ हमने किसमें, प्राइमरी कॉइल में। ये प्राइमरी कॉइल है, ये क्या है, सेकेंडरी कॉइल। ओके जी। तो देखिए अब एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। तो क्या पूछा गया था, हम लोगों से पूछा गया था कि ईएमएफ फाइंड आउट करो उसका, कि ईएमएफ कितना जनरेट हुआ। तो देखिए अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे कि हमने पिछले वाले डायग्राम में देखा था कि पिछले वाले डायग्राम में कॉइल में क्या हो रहा था, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, वो अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। अगर पहले वाली वायर में करंट बढ़ रहा है तो उसको वो इस तरह से डायरेक्शन में पैदा होगा कि उसको क्या करेगा, कम करेगा। अगर वो कम हो रहा है तो उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कौन सी, सेकेंडरी कॉइल। तो देखिए हमें पता है कि आई लेट सपोज आई इज द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन वन कॉइल, ठीक है ना। वन कॉइल का मतलब आप बोल सकते हो किसमें, प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल में। तो इसको मैं लिख रहा हूं प्राइमरी कॉइल में। तो देखिए नेक्स्ट फाई क्या है, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द टर्न्स नेबरिंग कॉइल, ये इतना है। तो फाई किसके इक्वल हो गया, फाई होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और आई यहाँ पे देखो फाई है मैग्नेटिक फ्लक्स होता है जितना आपके पास करंट आया, अगर ज्यादा करंट होगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा।
अब क्या होगा, phi is diproportional to m, ये m को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। फिर E किसके इक्वल होता है, E होता है माइनस डी फाइव अपॉन डी टी। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें डायरेक्ट बस इसकी वैल्यू को डाल देते हैं, E अपॉन डी फाइव अपॉन डी टी एम आई। अब क्या होगा, E इज इक्वल टू माइनस m आएगा बाहर, m चेंज नहीं होता है, ये तो प्रॉपर्टी है। चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है करंट। तो लास्ट जो एक्सप्रेशन हमारा होगा, ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो नेगेटिव डायरेक्शन है करंट की, तो ये आएगा डी आई अपॉन डी टी, और E है यहाँ पे ईएमएफ। तो इस तरह से आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हो। पहले आपने डायग्राम बनाना है, फिर उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखना है, और लिखने के बाद आप अपनी डेरिवेशन यहाँ से शुरू कर सकते हो। फाई इज डायरेक्शनल टू आई एंड फाई इज इक्वल टू एम आई, और उसके बाद ये हमें पता है कि ईएमएफ जो नेबरिंग कॉइल में जनरेट होगा वो कितना होगा, वो होगा माइनस डी फाई चेंज इन फ्लक्स। ईएमएफ डिपेंड करता है चेंज इन फ्लक्स पे, तो चेंज इन फ्लक्स का मतलब डिफरेंशिएशन करनी है, और डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारा आंसर ये आ जाएगा। ओके जी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है सेक्शन सी का। तो यहां पर सिंपल पूछा था कि एक्सप्लेन द फिनोमेनन ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड डिस्क्राइब हाउ इट डिफर फ्रॉम इंटरफेरेंस। तो ये थ्योरी वाला क्वेश्चन था। तो सिंपल से देखो, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, ये होता है इट इज द फिनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टेकल और अपर्चर ऑफ द अपर्चर इन द पाथ ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो ये होता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में फर्क क्या होता है, सबसे पहले देखिए, पहला फर्क इसका यही है कि ये होता है सुपरपोजिशन ऑफ दो वेव। ये दो वेव आपस में जुड़ती है और दो वेव आपस में नहीं जुड़ती, ठीक है ना। तो देखिए, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स का मतलब क्या हुआ कि ये एडिशन ऑफ टू वेव्स है, लेकिन डिफ्रैक्शन क्या है, बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द एजेस ऑफ ऑब्स्टेकल। पहले आपको ये पता होना चाहिए, एक है वेव फ्रंट और एक लिखा वेवलेट, ये पता होना चाहिए पहले। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मान लो ये आपका सोर्स है, सोर्स के बाद ये डॉट, छोटे छोटे डॉट, तो ये छोटे छोटे जो डॉट है, तो छोटे छोटे जो डॉट है ये कंसीडर, ये इनको बोलते हैं वेवलेट, इनको बोलते हैं वेवलेट। और अगर मैं इन डॉट को मिला के क्या बना दूं, एक सर्कल बनाऊं, उसको बोलेंगे वेव फ्रंट। सेकंड डिफरेंस में क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव फ्रंट फ्रॉम दी टू कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्स का मतलब सेम वेवलेंथ, सेम फेज, सब कुछ सेम होना चाहिए, ठीक है। और ये है सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, वेवलेट फ्रॉम द डिफरेंट पॉइंट ऑफ द सेम वेवफ्रंट। एक सेम वेवफ्रंट की क्या, ये डिफरेंट पॉइंट पे सेकेंडरी वेवलेट का सुपरपोजिशन है। अब ये वाली लाइन आपको समझ आ गई होगी, ये लाइन भी इजी समझ आ गई होगी, लेकिन इस लाइन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए वेवफ्रंट और वेवलेट का। अगर आपको इसका नॉलेज नहीं है तो आप आगे बढ़ सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर ये है विड्थ ऑफ फ्रिंजेस इज इक्वल, तो जितनी भी फ्रिंजेस होती है या आर इक्वल, ठीक है ना, तो उनकी जो विड्थ होती है वो बराबर होती है, किसमें, इंटरफेरेंस में। लेकिन डिफ्रैक्शन में विड्थ क्या होती है, अनइक्वल। ब्राइटनेस में भी फर्क पड़ता है, ठीक है ना। एक आप और लिख सकते हो, इंटेंसिटी ऑफ ऑल ब्राइट फ्रिंजेस इज ऑलमोस्ट सेम। इसमें जो ब्राइटनेस होती है सबकी सेम। इस तरह का ग्राफ बनता है इसमें, ब्राइटनेस क्या रहती है, सेम। लेकिन अगर मैं डिफ्रैक्शन की बात करूं तो देखो, इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस आर नॉट सेम, इट डिक्रीज अवे फ्रॉम द सेंटर। और डिफ्रैक्शन के केस में आउटपुट ऐसे बनती है इतनी, फिर धीरे धीरे इंटेंसिटी गिरती जाएगी। ये वाला आप ग्राफ भी बना सकते हो, और ये समझ आ गया हो आपको कि इसमें क्या है, इंटेंसिटी क्या रहती है, सेम रहती है। इसमें इंटेंसिटी क्या होती है, बीच वाले की थोड़ी ज्यादा होती है, बाकी धीरे धीरे इंटेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट देखो, बाइंडिंग एनर्जी एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मास डिफेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था बाइंडिंग एनर्जी का। आपने क्वेश्चन को देखना है ध्यान से कि बाइंडिंग एनर्जी पूछा है और एक्सप्रेशन किसके बारे में, डेफिनेशन किसकी पूछी है और एक्सप्रेशन किसका पूछा है। तो बाइंडिंग एनर्जी आप लिख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, इट इज द एनर्जी विद विच न्यूक्लियॉन्स आर बाउंड इन द न्यूक्लियस। इट इज मेजर्ड बाय वर्क required to be done to separate the nucleons an infinite distance apart from the nucleus, ठीक है ना। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस की फैमिली मेंबर, ठीक है ना, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, उनको जैसे मान लो आप जिस फैमिली से आप बिलोंग करते हो उसमें लड़के भी रहते हैं, लड़की भी रहती है, लेकिन सबको बोला जाएगा कि शर्मा फैमिली, वर्मा फैमिली या कोई ऐसी फैमिली। तो उसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले जितने भी फैमिली मेंबर है उनको बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। फिर एक्सप्रेशन फॉर मास डिफेक्ट, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करते हैं ZXA से। तो यूजिंग आइंस्टाइन इक्वेशन क्या बोलती है, बाइंडिंग एनर्जी होती है मास इनटू
स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। फिर डेल टाइम किसके इक्वल आ गया, ये आ गया बाइंडिंग एनर्जी अपॉन सी का स्क्वायर है। इसके जो साइन कन्वेंशन है, ठीक है ना, साइन सॉरी सबसे पहले सिंबल को समझ लेते हैं कि सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है। जेड रिप्रेजेंट करता है चार्ज नंबर, और नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलो चाहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो, ठीक है ना। तो ये जेड में आता है। ए क्या होता है, ए होता है मास नंबर आपका। मास नंबर में क्या होता है कि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस क्या आएगा, न्यूट्रॉन। फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को फाइंड आउट किया जाता है मास नंबर माइनस ए माइनस जेड, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो देखो यहाँ पे जेड इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उसको मास ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस एम एन, यहाँ पर क्या है, एम एन है मास ऑफ न्यूक्लियस। एम एन क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस, और किससे मल्टीप्लाई किया उसको, सी स्क्वायर से। अब क्या करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला ये है, तो डेल्टा एम, डेल्टा एम जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय क्या होगा, सी का स्क्वायर है, सी से सी का स्क्वायर कैंसिल आउट, और ये जो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन बचेगा ये होगा एक्सप्रेशन फॉर मास डिफेक्ट। बस ये आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए केमिस्ट्री का, ठीक है ना, कि केमिस्ट्री में एमपी किससे, एम एन छोटा एन क्या है, कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किस तरह से फाइंड आउट किए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो उसके बाद आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया कि टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड 12 मीटर अपार्ट, ठीक है ना। तो दो चार्ज दिए गए हैं, कितनी दूर, ये दिए गए हैं 12 मीटर, तो इसके बीच की डिस्टेंस है 12 मीटर, और ये वाला चार्ज है Q1 और ये वाला चार्ज क्या है, ये वाला चार्ज है Q, और इस एक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, Q2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और इसकी वैल्यू दी है 4 माइक्रो कूलम। तो सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन में देखिए Q1 दिया है 4 माइक्रो कूलम, तो ये होता है 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स देखिए, फोर्स कितना है, ये है 5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन, और इसके बीच की डिस्टेंस दी है मीटर में, सेंटीमीटर में होती है तो हम लोग मीटर में इसको कन्वर्ट कर देते। फिर ये क्या बोलते हैं, कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या बोलता है, कूलम लॉ बोलता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्या बनेगा, K की वैल्यू किसके इक्वल होती है, K की वैल्यू होती है आपके F की वैल्यू डाल दो, F की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻2, और K होता है, याद रखना आपने, K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। न्यूमेरिकल करने के लिए आपको ये याद होनी चाहिए। तो 10⁻9 और Q1 दिया है 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू Q2 फाइंड आउट करना है, और R स्क्वायर की जगह 12 का स्क्वायर। अब फाइंड आउट कर लेते हैं इसकी वैल्यू, तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी Q2 इज इक्वल टू, ये बनेगा जी आपका 12 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 10⁻2, 5 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 9 इंटू 10⁻9 एंड 4 इंटू 10⁻6। और अब देखिए ये क्या बनेगा, Q2 ये बनेगा जी आपका 144 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻2। अगेन अब यहां पर देखिए 9 इंटू 10⁻3 इंटू 4, क्या ये इससे कट जाएगा, तो देखते हैं। तो ये देखिए ये 9 के टेबल से जा रहा है 1 एंड 5, 5 नहीं, इसकी जगह आएगा 6, 1 और 6, और फिर 4 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, तो देखिए ये बनेगा 4। फिर Q2 की वैल्यू क्या आएगी, Q2 की वैल्यू आएगी 4 इंटू 5 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻3। इसका जो आंसर बनेगा, आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा 20 इंटू 10⁻5 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे लिखा है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट एंड फाइंड इट्स एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट करंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट करंट में डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट होता है उधर पैदा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही हो। कहने का मतलब ये कि कैपेसिटर के बीच में, ठीक है ना, बाकी जगह नहीं, बाकी जगह होता है कंडक्शन करंट पैदा। और अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊं, मान लो आपके पास ये कैपेसिटर है, जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा वो इसके बीच में पैदा होगा। एक तरफ मैं लिख रहा हूँ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, इसके बीच में चेंज हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसके बीच में चेंज हो रही, यहाँ पर जो करंट है वो करंट क्या होगा, वो होगा कंडक्शन करंट, और इसके बीच में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट करंट क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट करंट विच कम्स इनटू प्ले
in the region in which the electric field and hence electric flux is changing with time. तो इसका जो एक्सप्रेशन है, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है? इसका एक्सप्रेशन होता है ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट चेंज इन फ्लक्स डी फाई ई अपॉन डी टी। इसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट करंट का एक्सप्रेशन किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। व्हेन अ कैपेसिटर इज चार्जिंग, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कब चार्ज, अब एक बार तो अगर तो कैपेसिटर क्या है, स्टोरेज डिवाइस है, अगर तो इसको क्या करें फुल हो गया तो उसके बाद उसमें चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, लेकिन ड्यूरिंग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, बस ये ध्यान देना आपने कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। तो व्हेन अ कैपेसिटर चार्जिंग डिस्चार्जिंग अ करंट फ्लोज इन अ सर्किट, however there is no actual transfer in the insulation region between capacitor which is contradictory to the flow of current। ये बोल रहे कि इसके बीच में कुछ फ्लो नहीं करता, लेकिन ये कॉन्ट्रोडिक्टरी हो गया था, लेकिन हेंस डिस्प्लेसमेंट करंट इज द करंट इन द इंसुलेशन रीजन। तो ये बोल रहे थे कि उसके बीच में भी क्या होना चाहिए, मैक्सवेल वगैरह, मैक्सवेल मॉडिफिकेशन लॉ है ये, ठीक है ना, एम्पियर मैक्सवेल मॉडिफिकेशन लॉ के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए उन्होंने ये कहा था कि जब सिंपल वायर होती है तो सिंपल वायर में जैसे करंट ज्यादा तो क्या बनती है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन वो ये बोल रहे थे कि अगर इसके बीच में चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उधर भी एक क्या होना चाहिए, करंट होना चाहिए। तो फिर इसके बाद देखिए फॉर अ चार्ज कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। फिर उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके देखिए फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, और उसके बाद जो फ्लक्स आएगा, फ्लक्स की जगह ई की वैल्यू को डाल देते हैं तो ये बन गया। फिर क्यू किसके इक्वल आया, फाई ई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट यही होगा आपके पास, आई डी किसके इक्वल होगा, डी क्यू अपॉन डी टी। तो जब हम लोग इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये बनेगा डी क्यू अपॉन डी टी, ये आएगा फाई ई एप्सिलॉन नॉट। फिर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके देखिए क्या आएगा, सॉल्व करके आएगा डी क्यू अपॉन डी टी, जो चेंज हो रहा है, चार्ज जो चेंज हो रहा है किसके इक्वल आएगा, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये आएगी बाहर, तो ये बचेगा डी फाई ई अपॉन डी टी, और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल, और यहाँ पर आएगा एप्सिलॉन नॉट, ये बनेगा जी आपका डी फाई ई अपॉन डी टी, और ये क्या है हमारा एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट। बस थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश की है कि डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है, ये वहीं पैदा होता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो। बस आपने इतना ध्यान देना, बाकी आप अपने नोट्स और जो भी आपको स्कूल में पढ़ाया होगा उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके पास सॉल्यूशन के लिए मटेरियल पड़ा होगा उसमें भी आप देख सकते हो। इसको जाना जाता है कौन से लॉ से, एम्पियर मैक्सवेल मॉडिफिकेशन लॉ के नाम से जाना जाता है। कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन ओम्स लॉ एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर पावर डिसिपेटेड इन अ रेजिस्टर। सबसे पहले बोला कि ओम्स लॉ के बारे में बताइए। तो ओम्स लॉ जैसे कि आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि ओम्स लॉ होता क्या है। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बी अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर, ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि वोल्टेज इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू किसके इक्वल होता है, आई, और यहां से पैदा होता है, यहां से कौन पैदा होता है, यहां से पैदा होता है रेजिस्टेंस, आर को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। और रेजिस्टर देखिए जो ये रेजिस्टेंस है और इसका जो ग्राफ होता है किसके साथ, इसका ग्राफ आपका वोल्टेज और आई का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ये लीनियर। ओम्स लॉ में जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, लीनियर ग्राफ होता है किसका, ये आर बोल सकते हैं आप, रेजिस्टेंस आएगा यहाँ पर। अब देखिए ये बोल रहे सेकंड पार्ट में क्या पूछता है, एक्सप्रेशन फॉर द पावर डिसिपेटेड इन अ रेजिस्टर। ये बोल रहे कि पावर, कितनी पावर इसमें क्या होगी, लॉस होगी। पावर डिसिपेटेड का मतलब क्या है, एनर्जी लॉस एक तरह का। तो मान लीजिए आपके पास एक रेजिस्टर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे आर, और कंडक्टर है, और इसमें मैं वोल्टेज ऐड कर रहा हूं V। तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे, कंसीडर कंडक्टर ए बी ऑफ रेजिस्टेंस R, ठीक है ना, उसका रेजिस्टेंस मैंने क्या लिख लिया, R लिख लिया। फिर V क्या होगा, वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर, मान लो ये ए बी कंडक्टर ए और ये B। फिर उसके बाद क्या है, T है टाइम टेकन फॉर विच करंट इज फ्लोइंग, और टोटल चार्ज कितना होगा, ये यहाँ पे मेन है कि टोटल चार्ज कितना होगा, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। नाउ बाय डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस हमने कौन सा यूज किया, हमने बी वोल्ट यूज किया। तो टोटल वर्क डन कितना, वर्क डन होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज।
अब फाइंड आउट कर लेते हैं इसकी डेरिवेशन, तो डिराइव कर लेते हैं इसको इसके आगे। तो देखिए फर्दर केस में अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखिए लास्ट एक्सप्रेशन हमारा क्या आया था, लास्ट एक्सप्रेशन हमारा आया था W इज इक्वल टू बी इंटू क्यू, और उसके बाद क्या होगा, जो W, इसके बाद देखिए क्या होगा, W इज इक्वल टू था B इंटू क्यू, और Q की वैल्यू को डाल देते हैं तो B की जगह B और Q की जगह था आई टी। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वी आई टी, और वी आई टी को B किसके इक्वल होता है, B होता है, हमें पता है आई आर के इक्वल, आई आर इंटू आई इंटू टी, और ये बन गया जी आपका आई स्क्वेयर आर टी। तो देखिए W जो वर्क डन है, वर्क डन किसके इक्वल है, आई स्क्वायर आर टी, और ये किसमें आंसर, किसमें, ये है जूल में आंसर। फिर दिस वर्क डन अपीयर्स एज हीट, सो हीट प्रोड्यूस्ड इज गिवन, ठीक है ना, जो वर्क डन है ये हीट प्रोड्यूस्ड होगा, तो हीट प्रोड्यूस किसके इक्वल आया, हीट प्रोड्यूस्ड आया आपका H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, और इसका आंसर है जूल में। अगर इसी टर्म को कन्वर्ट करना है कैलोरी में तो इसका आंसर आएगा 4.18 ये कैलोरी। अब क्या होगा, सेम हम लोग यहां से पावर फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, या एनर्जी जितनी लॉस हुई इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस जगह हम लोग लिख सकते हैं आई स्क्वेयर आर टी डिवाइडेड बाई टी। तो एक तो बना पावर का फॉर्मूला आई स्क्वेयर आर, और क्या बनेगा पावर का फॉर्मूला आई स्क्वेयर आर, अगर हम लोग आई लिखें और एक आई इसको दे दे तो ये बनेगा आई इंटू बी, ये भी इसका एक फॉर्मूला बनता पावर का, और एक और फॉर्मूला बनता पावर का, तो उसको भी आप लिख सकते हो बी स्क्वायर अपॉन आर। और पावर को जो मेजर किया जाता है, पावर डिसिपेटेड की बात करें या कुछ वैसा, वो तो एनर्जी हुआ, ठीक है ना, एक तरह की एनर्जी लॉस हुआ। अब देखिए ये किलोवाट आर इसकी यूनिट भी होती है जो एनर्जी लॉस होगी, तो देखिए 1 किलोवाट आर, हमें पता 1 किलोवाट आर किसके इक्वल होता है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के इक्वल। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को डिराइव कर सकते हो। देखिए इसमें क्या था, W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी जूल, और उसके बाद यहाँ पे W इक्वल टू एच आई स्क्वायर आर टी जूल, जूल को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, कैलोरी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये इसका एक्सप्रेशन है पावर डिसिपेटेड इन अ रेजिस्टर। तो अगर आपसे पूछा जाए एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टर, तो तब आपको करना पड़ेगा अल्टरनेटिंग करंट वाला जो सेम फेज वाला आता था आरएमएस वैल्यू, लेकिन उसका आंसर भी लास्ट में आप यहीं पे ही पहुंचोगे, P इज इक्वल टू आई इंटू बी, बस उसमें थोड़ा सा क्या होता है आई बी की जगह आरएमएस वैल्यू ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 23, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट बोर्स पोस्टुलेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम एंड एक्सप्लेन हाउ दे हेल्प इन डिटरमाइनिंग द एनर्जी लेवल ऑफ द एटम। ओके जी, तो बोर के कितने पोस्टुलेट है, उसके मेनली 3 पोस्टुलेट है। तो बोर में पहला पोस्टुलेट क्या बोलता है, पहला पोस्टुलेट है नो रेडिएशन इन स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। तो बोर ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमते हैं। और इससे पहले क्या होता है कि रदरफोर्ड की एक लिमिटेशन आई थी, आपको पता होगा कि रदरफोर्ड की जो लिमिटेशन थी, रदरफोर्ड की लिमिटेशन क्या थी कि उसने रदरफोर्ड ने कहा था कि एक्सेलरेट करता है, ठीक है ना, तो एक फोर्स बस एक्सेलरेट, तो एक्सेलरेट होने की वजह से रदरफोर्ड की एक लिमिटेशन ये थी कि भाई अगर ये एक्सेलरेट करता है तो इसमें एनर्जी का लॉस होगा, वो किस में गिर जाएगा, वो गिर जाएगा न्यूक्लियस में। लेकिन उस कमी को, उस लिमिटेशन को दूर किया था किसने, बोहर ने। तो बोहर ने क्या बोला कि नो रेडिएशन इन स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, और क्यों, क्योंकि उसने कहा था कि फोर्स है उधर, लेकिन वहां पे एक फोर्स नहीं थी, वहां पे 2 फोर्स थी, नेट फोर्स हो जाती है उधर 0। तो यहाँ पे देखो द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू रेवोल्यूशन इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। तो ये बोल रहे हैं कि उधर एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन प्रोवाइड कराता है, वो प्रोवाइड कराता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स होती है। फिर इसका सेकंड पोस्टुलेट देखिए, सेकंड पोस्टुलेट होता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। तो इसको हम लोग एल से भी डिनोट करते हैं, एल इज इक्वल टू एमबीआर एन एच अपॉन 2 पाई। एन की वैल्यू आप यहाँ पे ले सकते हो, तो देखिए एन की वैल्यू 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो ये बोल रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन, जहां पर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करेगा उसकी जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है, वो क्वांटाइज्ड होती है। यहाँ पर देखिए थर्ड क्या बोल रहा है, द एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी अकर ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑफ इट्स स्पेसिफाइड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट टू अनदर। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, जो जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा
ठीक है ना, चाहे वो इनर से आउटर की तरफ जाए, आउटर से इनर की तरफ आए, तो क्या होगा, एनर्जी का एमिशन और एब्जॉर्प्शन होगा। कितनी एनर्जी होगी उसके पास होगी डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल, डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल एच न्यू के इक्वल, और उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी भी होगी। और यहां पर देखिए, अगर इनर से आउटर की तरफ जाए तो एनर्जी क्या होगी, एब्सॉर्ब होगी। और इसका अगर उल्टा करें, ठीक है ना, इसका उल्टा अगर हम लोग करें, आउटर आउटर टू इनर, अगर हम लोग इसका उल्टा करें तो आउटर से इनर की तरफ जाएगा तो एनर्जी क्या होगी, रेडिएट होगी। और आप लिख सकते हो एनर्जी क्या होगी, एम। तो ये थे 3 बोर के पोस्टुलेट। यहां पर देखिए क्वेश्चन खत्म नहीं होता कि ये हेल्प कैसे करते हैं डिटरमाइनिंग द एनर्जी लेवल ऑफ एटम। तो एक तो ये हेल्प करते हैं पोस्टुलेट किसके लिए, डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यू। डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यू कहां से, इस वाले पोस्टुलेट से, L इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। इस वाले पोस्टुलेट से क्या होता है कि बाय क्वांटाइजिंग द एंगुलर मोमेंटम, बोर मॉडल असाइन स्पेसिफिक एनर्जी वैल्यू टू ईच ऑर्बिट, allowing for calculation of energy associated with each energy level। और उसकी वजह से हम लोग जो एनर्जी, जब हम लोग एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला कहां से आता है, ये वाला फॉर्मूला भी पहले वाले पोस्टुलेट से आता है। पहले वाले पोस्टुलेट में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और जो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको इक्वल करके फिर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, फिर किसी ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं, टोटल एनर्जी जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं बोर के पोस्टुलेट से, तो फॉर्मूला आता है E इज इक्वल टू -13.6 n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब n की जगह अगर हम पहले वाले ऑर्बिट की बात करें, n अगर हम लोग पहले वाले ऑर्बिट की बात करें तो जहां पर n है इसकी जगह 1 पुट करना है, तो देखिए ये बनता है 13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले वाले के होते हैं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आता है n इज इक्वल टू 1 के लिए। और n इज इक्वल टू 2 की अगर हम बात करें तो आप लिख सकते हो E इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे आएगा -13.6, और ये देखो n की जगह यहाँ पे 2 डालना है इस बार, तो 2 का स्क्वायर कितना हो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये बन जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उसी सिमिलरली अगर आप n की जगह क्या पुट करते हो, n की जगह 3 पुट करते हो, तो आपको एनर्जी लेवल तीसरे वाले कैलकुलेट कर सकते हैं आप इस फॉर्मूले से। और ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया, जो मेन फॉर्मूला है, ये जो हमारा मेन फॉर्मूला है बोर के पोस्टुलेट से। नाउ अब आप कैलकुलेट कर सकते हो, मान लो 3 में -13.6 अपॉन ये बन गया आपका 9, तो ये आ गया -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब। तो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल है, इसको ग्राउंड स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से बोर पोस्टुलेट का यूज आप कर सकते हो एनर्जी लेवल फाइंड आउट करने के लिए। क्वेश्चन 23 पे खत्म हो जाता है सेक्शन सी, और इसमें कोई भी चॉइस आपको देखने को नहीं मिलेगी। चॉइस आपको देखने को मिलेगी क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ये है सीबीएसई पैटर्न का मेन क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपको इस बार देखने को मिलेंगे, इससे पहले भी देखने को मिले थे जब टर्म 1 टर्म 2 के एग्जाम हुए थे। तो देखिए केस स्टडी में क्या दिया गया था, केस स्टडी में उन्होंने दिया हुआ है कि द पोटेंशियल, यहां तो डेफिनेशन लिखी हुई है, मेन क्वेश्चन यहां से शुरू होता है, द पोटेंशियल एट एनी ऑब्जर्वेशन। और यहां पे एचवी बोर्ड वालों से एक गलती हुई है, क्यों, क्योंकि उन लोगों को पांच क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और 5 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करने हैं, 4 क्वेश्चन करने हैं। क्या बोलते हैं, 5 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। उन लोगों ने सिर्फ 4 ही क्वेश्चन दिए थे। तो आपको फाइनल एग्जाम में आई होप कि अगर वो गलती ना करे तो सीरीज ABC में आपको केस स्टडी में 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन 5 में से कितने करने हैं, 4 करने हैं, एक आप क्वेश्चन छोड़ सकते हो। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा कुछ नहीं होता है, इंग्लिश में आपने पैराग्राफ वाले क्वेश्चन किए, सेम वैसे ही होते हैं। पहले आपको पढ़ना पड़ता है, कोई इंफॉर्मेशन आपको दी होती है, उसके अकॉर्डिंग आगे हमें वर्क करना पड़ता है। लिखा है देखिए, द पोटेंशियल एट एनी ऑब्जर्वेशन पॉइंट P ऑफ अ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है जी, तो ये लिखा है, और नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। सेकंड, स्लोली ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, इन्फिनिटी टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। फिर लिखा है, फिगर शो दैट पोटेंशियल बैरियर वेरिएशन अलोंग द लाइन ऑफ चार्ज। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो ग्राफ ये दिया हुआ, ग्राफ दिया किसके बारे में, ग्राफ दिया वोल्टेज और डिस्टेंस, वोल्टेज और डिस्टेंस के बारे में ग्राफ दिया है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एट विच द पॉइंट 1 2 3, पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट है आपके पास है, यहां पर है पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है यहां पर, और तीसरा पॉइंट है यहां पर। ये बोल रहे कि कौन से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। हमें पता है
हमें क्या पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, डीवी अपॉन डी आर। और इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो स्लोप। और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो उधर होती है जहां पर ये स्लोप क्या हो, स्लोप की वैल्यू क्या आ जाए, जब ई की वैल्यू जीरो तब होगी जब स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा, जीरो। और यहां पर देखिए यहां पर स्लोप जीरो नहीं है, सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा है जहां पे क्या है, स्लोप आपका जीरो है। और वो स्लोप कहां पर है, इस वाले पॉइंट पे। यहाँ इस वाले पॉइंट पे जो dv अपॉन डी आर है, इसका जो स्लोप है, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या है, जीरो। और हम बोल सकते हैं कि पॉइंट थ्री पे ई थ्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। तुम्हारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए, द साइन ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2 रिस्पेक्टिवली आर। तो ये बोल रहे कि जो साइन Q1 और Q2 का साइन क्या होना चाहिए। तो देखिए Q1 और Q2 के साइन के लिए हमें पता है कि E जो होता है, सॉरी, वोल्टेज, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज का फॉर्मूला होता है, वोल्टेज फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर। तो वोल्टेज डिपेंड करती है, वोल्टेज का साइन देखो, अगर मैं इसको लिखता हूं पॉजिटिव का वोल्टेज, तो इसका मतलब चार्ज भी कैसा था, इसका मतलब चार्ज भी हमारे पास कैसा था, चार्ज था हमारे पास पॉजिटिव। और अगर वोल्टेज आएगा नेगेटिव, तो इसका मतलब चार्ज भी कैसा था, चार्ज था जी नेगेटिव। तो यहां पर देखिए वोल्टेज कहां, यहां पर है पॉजिटिव, इस वाले केस में वोल्टेज क्या है, वोल्टेज है पॉजिटिव। और इस वाले केस में वोल्टेज पॉजिटिव, और नीचे वाले केस में वोल्टेज की अगर मैं बात करूं तो वोल्टेज क्या है इसमें, वोल्टेज इसमें नेगेटिव। तो ऊपर वाले केस में देखो वोल्टेज पॉजिटिव है, तो Q1 हम लोग बोल सकते हैं कि Q1 कौन सा चार्ज है, Q1 है पॉजिटिव। और Q2 के पास कौन सी वोल्टेज है, वो नेगेटिव वोल्टेज है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये वाला पोर्शन कौन सा है, ये है नेगेटिव। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा Q1 है हमारा पॉजिटिव और Q2 है हमारा नेगेटिव। तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट बोल रहे कि विच ऑफ द चार्ज Q1 एंड Q2 इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड। ये बोल रहे कि इन चार्ज में से किसका जो चार्ज है वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहां पर एक मेथड है इसको फाइंड आउट करने का। मेथड कौन सा, जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड जहां जीरो होगी उसके जो क्लोज होगा, क्लोज में होगा स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाला चार्ज, उसके क्लोज में रहेगा। और उसके दूर कौन रहेगा, क्या बोलते हैं, लार्जर मैग्नीट्यूड वाला चार्ज। तो यहां पर आप लिख सकते हो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो स्मॉलर मैग्नीट्यूड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के जो फार फार कौन सा होगा, ये होगा आपके पास लार्जर मैग्नीट्यूड। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड थी जीरो, यहां पर इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पास में कौन सा है, Q2। तो इसका मतलब Q2 जो चार्ज है, और इधर ये तो दूर है इससे, तो इसका मतलब ये है कि Q2 में कम है और Q2 क्या है, सॉरी, इसका मतलब ये है कि Q2 पे जो मैग्नीट्यूड है, Q2 का मैग्नीट्यूड क्या है, कम है, और Q1 का मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा। तो उस वजह से हम लोग लिख सकते हैं कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2। यहाँ पे लिखा विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्ज Q1 एंड Q2 इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड। तो हम लोग लिख सकते हैं कि Q1 इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड। ओके जी, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी उसके पास जो होगा उसका मैग्नीट्यूड कम होगा, उससे दूर जो होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ये बोल रहे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव इन नेचर, ये भी राइट है। और सेकंड वन देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज Q एट अ पॉइंट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम एनी पॉइंट टू इंफिनिटी। और दूसरा देखिए, when two like charges lie infinite distance apart their potential energy is zero। तो ये बोल रहे कि जब कोई दो चार्ज इनफाइनाइट पे होते हैं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। तो ये भी राइट है, बस एक स्टेटमेंट है यहाँ पे जो ट्रू नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा, आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन बी। और इतना भी याद रखना कि केस स्टडी कहां से आ रही है, केस स्टडी आ रही है आपके सेकंड चैप्टर से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस से ही केस स्टडी आएगी। अब आ गया सेक्शन ई, और सेक्शन ई है जी आपका कितना, ये है 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको खींचना पड़ेगा। और यहाँ पे 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन में आपको चॉइस देखने को मिलेगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है
ऑप्टिक्स के क्वेश्चन है ये। ऑप्टिक्स का क्वेश्चन 5 नंबर का आपको देखने को मिलेगा, हर साल देखने को मिलता था, लेकिन इस साल थोड़ा सा न्यूमेरिकल वे में आ रहा है, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल पे अगर आपकी कमांड अच्छी है तो आपको पूरे पूरे 5 नंबर मिल सकते हैं। तो आपने उनमें से देखना है कि आसान कौन सा है। अगर न्यूमेरिकल आसान है तो न्यूमेरिकल की तरफ जाओ, और अगर आपको दूसरा डेरिवेशन वाला क्वेश्चन आता है तो डेरिवेशन वाले क्वेश्चन की तरफ भी आप जा सकते हो। तो देख चलते हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, हो सकता है कि पहला वाला क्वेश्चन ए सीरीज में आए, दूसरा वाला बी सीरीज में आए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ दी हुई है। गिवन दैट में देखिए क्या दिया है, इसमें हमारे पास दी हुई फोकल लेंथ, और हमें पता है कि कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो होती है पॉजिटिव, तो ये लिखेंगे 20 सेंटीमीटर। फिर लिखा हुआ है यूज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। तो ये बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट यू क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये 30 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, तो इसकी जगह लिखूं मैं -30 सेंटीमीटर, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस माइनस में होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस में होता है, ठीक है। फिर फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला था -1/u 1/b इज इक्वल टू 1/f। v फाइंड आउट करना है, तो देखिए तो 1/b क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जो आपका 1/f प्लस 1/u। अब 1/b की जो वैल्यू आएगी 1/f, f की जगह कितना आएगा, f की जगह आएगा 20 प्लस 1/u, u की जगह आएगा -30। नाउ अब इसको सॉल्व कर लेते, तो देखिए 1/b इज इक्वल टू कितना बना, ये बना 1/b माइनस 1/30, 1/b इज इक्वल टू 30 माइनस 20 अपॉन, ये बन गया 20 इंटू 30, 1/b इज इक्वल टू 10/600, 0 कैंसल्ड आउट, 1/b इज इक्वल टू 1/60, तो b की वैल्यू कितनी आई, ये आई पॉजिटिव का 60 सेंटीमीटर। की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, b की वैल्यू हमारे पास आ गई b इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, और ये किस में आ रहा है, पॉजिटिव में। तो इसका मतलब ये है कि जो कन्वेक्स लेंस था, कन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट रखा गया था कहां पर, ऑब्जेक्ट रखा गया था यहां पर जैसे, और ऑब्जेक्ट को अगर मैं ए बी लेता हूं, ये कितना सेंटीमीटर, ये था 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट हमने रखा था 30 सेंटीमीटर, और इसकी जो इमेज बन रही थी, इमेज बन रही है 60 सेंटीमीटर पर जाकर, और 60 सेंटीमीटर आपको पता है जितने भी कन्वेक्स लेंस की इस साइड वाली जो इमेज बनती है पॉजिटिव वाली, तो ये वाली जो इमेज बनती है वो सारी सारी कैसे होती है, इन्वर्टेड। और अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो देखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो इसमें सेकंड पूछा गया है, सेकंड में क्या पूछा गया है, मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करो, मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है b/u। तो b/u में देखिए क्या करेंगे, साइन कैसे लगाते हैं कि इस साइड के लिए क्या है, ये पॉजिटिव और ये क्या है नेगेटिव, तो ये होगा -b/u। अब आपने अलग से साइन नहीं लगाना क्योंकि साइन हमने लगा दिया एक बार, तो m की वैल्यू क्या आएगी -60/30 -2। तो मैग्निफिकेशन है -2, इसका मतलब हुआ कि जो इमेज है, इमेज बनेगी इसके दुगना, ऑब्जेक्ट के जो साइज होगा उससे क्या होगी, दुगनी होगी, और यहाँ पर क्या है माइनस लिखा है, इसका मतलब कैसे होगी, इन्वर्टेड। ये कैसे होगी, इन्वर्टेड और ट्वाइस, और इसका साइज कैसा होगा, इसका साइज होगा ट्वाइस। अब यहां पर एक आपसे और पूछा गया ऑप्शन, ऑप्शन सी क्या है, सी में ये पूछा गया है कि इमेज टू बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन, हाउ फार शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस टू गेट शार्प इमेज। तो देखिए टू गेट शार्प इमेज, शार्प इमेज के लिए आपको डिस्टेंस जो v क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, तो उसी डिस्टेंस पे आपको स्क्रीन को रखना पड़ता है। तो हम लोग जो स्क्रीन को प्लेस करेंगे, स्क्रीन भी कहां प्लेस करेंगे, स्क्रीन प्लेस करेंगे 60 सेंटीमीटर पर ही टू गेट शार्प इमेज। तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा, लेकिन जब दूसरा आपके पास जब आप एग्जाम में बैठोगे तो ये जरूरी नहीं कि आपको लेंस फॉर्मूला से आए, आपको मैक्सिमम चांसेस है लेंस मेकर फॉर्मूला से न्यूमेरिकल आने का। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहे हैं जी डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय द कन्वेक्स लेंस, इंक्लूड योर डिस्कशन। तो देखिए इसमें कितने केस बनते हैं, इसमें बनते हैं 6 केस। ये आपका कन्वेक्स लेंस, और यहां पर कहां पर रखा गया है, यहां पर रखा है इन्फिनिटी। जब हम लोग इन्फिनिटी पे रखेंगे तो आपके पास जो इमेज है, इमेज कहां पे बनती है, इमेज बनती है फोकस, और इस ये कैसी होती है, ये हो गया नेचर कैसा हुआ है, ये हो गया रियल, और साइज कैसा है डिमिनिश्ड, बिल्कुल पॉइंट साइज है बिल्कुल डिमिनिश हो गया। फिर उसके बाद अगर आप
ये है इन बिटवीन 2f और इन्फिनिटी के बीच में। अगर आपने ऑब्जेक्ट को इसके बीच में रख दिया तो उससे क्या बनेगा, उसके बाद आपके पास इमेज कैसे बन रही है, रियल, और क्या होगा इसका नेचर, और ये है जी इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, और क्या हो रहा है, ये बन रहा है किसके बीच में, f2 एंड 2f2 के बीच में। नेक्स्ट देखिए, अगर आपने 2f पे रखा है तो 2f पे क्या बनता है, इसमें ये बन रहा है रियल, और साइज आप देख सकते हो ये बनता सेम साइज, सेम साइज। और इन्वर्टेड तो आपको पता ही कि जितने भी केस बनेंगे वो कैसे बनेंगे, इन्वर्टेड। और ये 10th क्लास में होता था ये काम सारे। तो यहां पर देखिए अगले में क्या है कि 2f1 और f1 के बीच में, यहां पर देखो कि f और 2f के बीच में, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पर प्लेस कर दिया है। ये वाला क्वेश्चन मैं यही सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। तो देखिए अगर इसके बीच में रखेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनेगा 2f से पीछे, ठीक है ना। तो यहां पर क्या आएगा, ये भी कैसा है, रियल है, और ये है जी आपका इन्वर्टेड, और इसका जो साइज है, साइज कैसा है, साइज को आप बोल सकते हो एन लार्ज। इसका साइज कैसा आ गया, एन लार्ज। तो इसमें मैं फिर से बोल रहा हूं कि इसमें बनेंगे 6 केस, 4 केस हमने डिस्कस कर लिए, अब ये एक केस और डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 6 में से 5 केस होंगे रियल के, एक केस होगा वर्चुअल का। तो एक केस और इसका डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए ये केस और इसका, अगर हम लोग रखते हैं फोकस पे तो ये बनेगा इन्फिनिटी पे जाकर, ये कहां पर जाकर बनेगा, इन्फिनिटी पे। तो यहां पर देखिए एक ही ये वाला केस इसका है वर्चुअल का केस, कन्वेक्स लेंस का एक केस है वर्चुअल का। और इसमें जो इमेज बनती है, इमेज कैसे बनती है, इरेक्ट, सीधी सीधी इमेज, और साइज कैसा होता है उसका, साइज होता है उसका एन लार्ज, और उसका साइज कैसा होता है, एन लार्ज। तो वो एक ही केस है, और बाकी 5 केसेस में जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसमें टोटल 6 केस है, 6 में से 5 केसेस के रियल के होते हैं, और एक केस इसका किसका होता है, एक केस होता है इसका वर्चुअल। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। पहले आपको ये डायग्राम बनाने पड़ेंगे, ये जितने भी 4 डायग्राम थे, तो उसके बाद आप 2 डायग्राम और ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन ये उन लोगों ने सिर्फ ये मॉडल क्वेश्चन पेपर के लिए दिया था, लेकिन ऑप्टिक्स में बहुत सारी ऐसी डेरिवेशन है, जैसे 5 नंबर में जो आ सकती है, ठीक है ना। वो कौन कौन सी, वो आ सकती है लाइक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, लेंस मेकर फॉर्मूला। तो ये 4 सबसे फेवरेट जो डेरिवेशन है एचवी बोर्ड की, तो ये आ सकती है सीरीज ए, बी और सी में, रे ऑप्टिक्स से। वेव ऑप्टिक्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं। ओके जी, अब बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन को आगे। देखिए क्या पूछा गया, इसमें पूछा था कि लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला हम पता है कि 1/u 1/v इज इक्वल टू 1/f। और अगर मैं बात करूं मैग्निफिकेशन की, ये तो था लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। और बात अगर करें मैग्निफिकेशन की, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले होते हैं 2, ठीक है ना। तो एक किसके लिए होता है, एक होता है रियल केस, कन्वेक्स के लिए। अच्छा, कन्वेक्स के लिए पूछा, तो इसमें भी 2 फॉर्मूले बनेंगे। तो देखिए एक रियल के केस में और एक वर्चुअल के केस में। तो रियल के केस में जो मैग्निफिकेशन होगी, मैग्निफिकेशन क्या होती है, v/u, और इसमें भी क्या होता है, m इज इक्वल टू v/u। लेकिन कहां पे नेगेटिव कहां पे पॉजिटिव, तो रियल के केस में आपको पता है कि इमेज बनती है ऑप्टिकल सेंटर से दूसरी तरफ, तो ये रहेगा पॉजिटिव का और ये क्या होगा, नेगेटिव का। और वर्चुअल के केस में दोनों नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो आप बोल सकते हो ये बनता है -v/u इसका फॉर्मूला, और इसका फॉर्मूला ये क्या होती है, v/u। और इस केस में मैग्निफिकेशन ये क्या होती है, ये होती है पॉजिटिव, और इस केस में मैग्निफिकेशन क्या होती है, ये होती है आपकी नेगेटिव। तो बस ये वाला केस हमने पीछे डिस्कस कर लिया है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन करें। बस इतना ही चॉइस करें कि कौन सा क्वेश्चन आसान है, उसी को ही अटेम्प्ट करें। क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर से जो 5 नंबर का क्वेश्चन आना है। एक क्वेश्चन आना ऑप्टिक्स से, और ऑप्टिक्स में भी मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स की जगह वेव ऑप्टिक्स से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, यंग्स डबल स्लिट वाला क्वेश्चन। अब देखिए सेमीकंडक्टर से एक क्वेश्चन आएगा, वो भी सेमीकंडक्टर में 5 नंबर के क्वेश्चन कोई भी नहीं ऐसा, तो सेमीकंडक्टर में हमेशा क्वेश्चन को ज्वाइन किया जाएगा, 2-3 क्वेश्चन को मिला के आपको एक 5 नंबर का क्वेश्चन बनाया जाएगा। तो देखिए किस तरह से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट उन्होंने जोड़ दिए। पहले आपसे पूछा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, पहले आपसे पूछा इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, फिर आपसे पूछा एनर्जी बैंड, एनर्जी गैप, और लास्ट में जाके आपसे क्या पूछा, आपसे जाके पूछा जी डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो देखिए
इसमें क्या हुआ, इसमें सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर। और हमेशा याद रखना कि सेमीकंडक्टर से आपके दो क्वेश्चन आएंगे, वो एमसीक्यू नहीं होंगे, वो क्या होंगे, असर्शन और रीजन के। दो क्वेश्चन असर्शन रीजन के आएंगे सेमीकंडक्टर से, और एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का सेमीकंडक्टर से। अब देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर, तो यहां पर क्या लिखा है, द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर इज कॉज्ड बाय द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो द मोशन ऑफ होल्स। बस आपने इतना याद रखना है कि सेमीकंडक्टर के अंदर जो कंडक्शन होती है, जो करंट बनता है, वो किसकी वजह से बनता है, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं बनता, वो किसकी वजह से बनता है, इलेक्ट्रॉन और होल्स की वजह से बनता है। ठीक है ना, उसमें दो कैरियर, चार्ज कैरियर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन। ठीक है, तो देखिए व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस अ सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्शन बैंड travel in opposite direction to that of the applied इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रॉनिक करंट IE। तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे सेमीकंडक्टर में आपके एक्सटर्नल फील्ड का मतलब है बैटरी कनेक्ट कर देंगे, तो बैटरी कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भागेंगे पॉजिटिव एंड की तरफ, और क्या होगा एट द सेम टाइम, उसी टाइम देखिए एट द सेम टाइम होल्स इन अ बैलेंस बैंड ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन। ऐसे तो देखो आप सोचेंगे कि होल्स कैसे मूव करते हैं, होल्स तो स्टेशनरी होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकते हैं। ये इस तरह से है कि एक होल यहाँ पे जनरेट हुआ, एक जैसे इलेक्ट्रॉन गया उसकी जगह पे क्या बन जाता है, होल बन जाता है। जैसे मान लो मैं यहां से गया, फिर दूसरी पोजीशन में मेरी जगह पर खाली होगी, वहां पे होल बन गया, फिर मैं तीसरी जगह पे जंप कर रहा हूं, उधर होल बन गया। इस तरह से होल क्या करते हैं, मूव करते हैं, होते इमोबाइल लेकिन वो मूव करते हैं। इसलिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे वो नेगेटिव एंड की तरफ, क्योंकि होल को कंसिडर किया जाता है पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर देखिए वो उसकी वजह से करंट कौन सा बनेगा, उसकी वजह से करंट बनेगा IH। तो टोटल करंट, हम कंडक्टर की बात करें तो टोटल करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट भी होगा और इसका होल करंट भी होगा। तो टोटल करंट जो सेमीकंडक्टर में होता है वो क्या होता है, IE प्लस IH। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसकी पहली स्टेटमेंट हमने क्या कर दी, डिस्कस की। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना छोटा क्वेश्चन नहीं होगा। अब सेकंड स्टेटमेंट देखो क्या लिखा हुआ है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी बैंड एंड बैंड गैप इन सेमीकंडक्टर। तो अब बढ़ते हैं दूसरे वाले कॉन्सेप्ट की तरफ, एनर्जी बैंड एंड बैंड गैप क्या होता है। ठीक है ना, तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड वाला पार्ट, यहां से आगे डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी बैंड एंड बैंड गैप इन सेमीकंडक्टर। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले तो है एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड बनते कब है, अगर मान लो आप दो एटम है आपके पास, अगर एटम को अगर आप दूर दूर रखोगे तो उसमें एनर्जी बैंड नहीं बनते। लेकिन जब आप एटम को बिल्कुल क्लोज लाओगे, जैसे कि सॉलिड में क्या होता है, एटम क्लोजली पैक्ड होते हैं, जब वो बिल्कुल क्लोज क्लोज आते हैं तो वो क्या करते हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल क्रिएट करते हैं। तो वो जो डिफरेंट एनर्जी लेवल क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं एनर्जी बैंड। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए एन एनर्जी बैंड इज अ रेंज ऑफ एनर्जी लेवल, range of energy level that electron can have in a solid material। फिर energy band are formed when atoms in a solid come close to together and their electrons orbit overlap। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जब बहुत सारे एटम क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के बहुत क्लोज आते हैं, तो वो क्या क्रिएट करते हैं, वो डिफरेंट एनर्जी लेवल क्रिएट करते हैं, तो उसको बोलते हैं एनर्जी बैंड। और एनर्जी बैंड बेसिकली कितनी तरह के होते हैं, एनर्जी बैंड होता है दो तरह के मेनली, एक होता है कंडक्शन बैंड और एक क्या होता है, बैलेंस बैंड। यहां पर देख सकते हो आप, जो एमटी है ये है कंडक्शन बैंड, ऊपर वाला है कंडक्शन CB कंडक्शन बैंड, और नीचे वाला ये कौन सा है, ये है बैलेंस बैंड। अब देखिए यहां पे लिखा है कि गैप, एनर्जी गैप क्या होता है, एनर्जी गैप होता है जी, इट इज अ सेपरेशन बिटवीन हाईएस्ट एनर्जी लेवल, इट इज अ सेपरेशन बिटवीन हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ बैलेंस बैंड एंड लोएस्ट। तो देखो जो बैलेंस बैंड होता है ये होता है हाईएस्ट एनर्जी लेवल, ऊपर वाला क्या होता है, लोएस्ट एनर्जी लेवल। इसीलिए इलेक्ट्रॉन क्या कर पाएंगे, जंप कर पाएंगे हाईएस्ट एनर्जी लेवल से किधर की तरफ, लोएस्ट एनर्जी लेवल की तरफ। अगर ये हाईएस्ट एनर्जी लेवल नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाते। तो यहां पर लिखा हुआ है, तो यहां पर देखिए सेपरेशन है इसके बीच में, जो ये वाला बीच का जो सेपरेशन आपको दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एनर्जी गैप। किसके बीच में, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में। और यहां पर जो डॉटेड लाइन में आपको मिल रहा है ये डिफरेंट एनर्जी लेवल है। ठीक है ना, तो ये डिफरेंट एनर्जी लेवल है, तो ये जितने एनर्जी लेवल आपको कंडक्शन बैलेंस बैंड में देखने को मिल रहे हैं, उतने ही एनर्जी लेवल आपको कंडक्शन बैंड में भी देखने को मिलेंगे। ओके जी, तो ये थियोरेटिकल पोर्शन था, अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अब डिस्कस करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो देखिए इसमें क्या है, पहला इसमें केस है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा का है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो पहले वाले केस में लिखा हो कि ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है ये कैसे होता है, ये होता है प्योर,
और जो दूसरे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये क्या होता है, ये इसमें इंप्योरिटी ऐड की जाती है, ठीक है ना। फिर दूसरा क्या है एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल जैसे प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम। फिर एग्जाम्पल इसके ये बोल रहे हैं कि इनमें हम लोग ऐड क्या करते हैं, इंप्योरिटी ऐड करते हैं फॉस्फोरस और इसकी। बस इतना याद रखना कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर होता है और इसमें डोपिंग की जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि इसमें क्या की जाती है, डोपिंग। और डोपिंग किसकी, आर्सेनिक की, एंटीमनी की, फास्फोरस की, बोरोन की, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट। और आपको पता होना चाहिए कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फर्दर किस में डिवाइड होते हैं, ये होते हैं एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में। तो इसमें इसकी जगह पे ये भी आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो देखिए और इसका केस, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनमें कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड आर इक्वल। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आर नेवर इक्वल, इस केस में इक्वल नहीं होते। ये डिपेंड करता है कि ये एन टाइप है या ये पी टाइप है। तो एन टाइप अगर हो तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, होल्स कम होता है। और अगर आपके पास पी टाइप हो तो होल्स ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी लो होती है, इसीलिए तो इसमें क्या की जाती है, इसमें डोपिंग की जाती है, इसमें इंप्योरिटी ऐड की जाती है, किसको बढ़ाने के लिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, इसको हाई करने के लिए, ठीक है। तो देखिए इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एलोन, तो ये बोलते हैं कि टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। फिर दूसरा, इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एज वेल एज क्वांटिटी ऑफ इंप्योरिटी। तो ये बोल रहे कि इसमें जो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते, किस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करती है टेम्परेचर और उस पर इंप्योरिटी पे भी डिपेंड करता है। ओके जी, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहे कि एलसीआर सर्किट का बिहेवियर बताइए जब हम लोग एसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। एलसीआर का मतलब है इसमें रेजिस्टेंस भी जोड़ दो, इंडक्टेंस भी जोड़ दो और क्या जोड़ना है, कैपेसिटर भी जोड़ दो, ठीक है। तो जब हम लोग इसको जोड़ देंगे तो देखो बी आर इसके अक्रॉस कितना है, बी आर आया जी आपका इसके अक्रॉस, ये है बी आर वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, फिर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस किसके, कैपेसिटर। तो अगर हम वोल्टेज की बात करें तो इसका जो फेज सेम है इसके अक्रॉस, तो ये बनेगा वी आर इज इक्वल टू आई नॉट आर और बी एल। और यहां पर एक और बात देखो, बी आर और आई क्या होता है, सेम फेज में। करंट और रेजिस्टर क्या होता है, सेम फेज, सेम फेज में होता है। वोल्टेज और करंट क्या होता है, सेम फेज में। फिर अगर हम बात करें इंडक्टर में, तो इंडक्टर के केस में क्या होता है, इंडक्टर केस में वोल्टेज लीड करता है कितना डिग्री, 90 डिग्री के फेज से। और इसको आप लिख सकते हो कि बी एल किसके इक्वल होगा, बी एल होगा आई नॉट, इसकी जगह आएगा एक्सएल। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस होता है एक्सएल। और अगर मैं करूं बात कैपेसिटर की, कैपेसिटर में क्या होता है, इसमें लैग करता है, लैग कितना करता है, लैग करता है 90 डिग्री। तो लैग जब इसमें 90 डिग्री करता है तो आप लिख सकते हो कि इसका जो बीसी, ठीक है ना, तो जो बीसी यहां पर लिख सकते हो, बीसी की जो वैल्यू होती है, बीसी किसके इक्वल है, आई नॉट। आई नॉट है सेम, इसमें आई नॉट की वैल्यू सेम है पूरा, क्योंकि करंट सीरीज में क्या रहता है, सेम रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये होगा किसके इक्वल, ये जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है कैपेसिटेंस, कैपेसिटर जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है ये कौन सा करता है, एक्सी, ठीक है ना, इसको बोलते हैं इंडक्टिव कैपेसिटेंस। ओके जी, तो यहां पर देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले हमने लिखा है लेट अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज कनेक्टेड टू एलसीआर सर्किट इन सीरीज, करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ 3 हैज द सेम एम्पलीट्यूड। सेम एम्पलीट्यूड का मतलब एम्पलीट्यूड ये आई नॉट, सेम एम्पलीट्यूड का करंट फ्लो कर रहा था एंड फेज सेम फेज में जा रहा था। लेट इट बी रिप्रेजेंटेड बाय करंट, करंट को रिप्रेजेंट किया जाएगा इस तरह से और करंट रहेगा सेम फेज में, ठीक है। लेकिन फर्क किसको पड़ रहा है, वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट इज डिफरेंट फेज। लेकिन वोल्टेज क्या होगी, वोल्टेज चेंज होती रहेगी। जैसे मैंने कहा था रेजिस्टर के केस में साथ साथ में चलेगी और इंडक्टर केस में उससे 90 डिग्री ज्यादा और कैपेसिटर के केस में 90 डिग्री कम। तो देखिए अब ये है इसका ऊपर वाला, इसको ये है इसका सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम। लेकिन अगर आपसे पूछे कि फेज डायग्राम, तो ये है इसका फेज डायग्राम। जो वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंट कर रही है वो है इसका फेज डायग्राम। तो देखिए फेज डायग्राम में क्या है, फेज डायग्राम इस तरह से कि जैसे बी आर को इस तरह से आगे को लिखा, बी एल ऊपर को है, बी एल को ऊपर की तरफ लिखा देखो, और बीसी नीचे की तरफ है, बीसी को लिखा नीचे की तरफ, और पॉइंट ओ को कंसीडर किया हमने। फिर इसमें जो मेन है, मेन यहाँ पर देखिए क्या है, मेन यहाँ पर है ई नॉट, ये है इन सब का क्या है, ये रिजल्टेंट पोटेंशियल। तो रिजल्टेंट जो पोटेंशियल है या रिजल्टेंट वोल्टेज बोल सकते हैं आप। रिजल्टेंट वोल्टेज में देखिए ये बीएल इतना था, बीसी इतना, जब भी दो वेक्टर, एक वेक्टर ऊपर की तरफ एक वेक्टर नीचे की तरफ, तो क्या होता है, बड़े वाले वेक्टर में से छोटे वाले वेक्टर को हम लोग क्या करते हैं,
माइनस करते हैं तो उसकी वजह से ये ओ बी डैश जो आपके पास आया ए के, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा बी एल माइनस बी सी के इक्वल, और ये है बी आर और ये क्या है, बी एल माइनस बी सी। अब देखिए यहां पर हम लोग लिख रहे हैं कि अप्लाइंग ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इन ओ ए के बी गेट। तो जब हम लोग ट्राइंगुलर लॉ लगाएंगे तो देखो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर आपस में कैसे परपेंडिकुलर, तो नेट ई नॉट किसके इक्वल आएगा, ओके ई नॉट आ जाएगा किसके इक्वल, अंडरूट बी आर का स्क्वायर प्लस बी एल माइनस बी सी का स्क्वायर। अब इसकी जगह वैल्यू डाल देते हैं, तो देखिए जब हम लोग इसमें वैल्यू डाल देंगे तो बी आर किसके इक्वल है, बी आर है जी आपके पास किसके इक्वल, आई नॉट आर का स्क्वायर प्लस, और दूसरा बी एल किसके इक्वल है, बी एल है जी आपके पास आई नॉट एक्स एल माइनस आई नॉट एक्स सी का स्क्वायर। अब क्या होगा, जब हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे तो सिंप्लीफाई करके देखिए क्या आ रहा है, ये आएगा आई नॉट का स्क्वायर, ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। अब इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, इसकी वैल्यू बनेगी, इसकी वैल्यू बनेगी ई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। अब ये बनेगा ई नॉट अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू अनरूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। अब क्या होगा, इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, जो ये आएगा ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा z के इक्वल, ई नॉट अपॉन आई नॉट, ये z होगा और z को हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर एंड एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब z किसको रिप्रेजेंट करता है, z यहां पर रिप्रेजेंट करता है इम्पेडेंस को, इम्पेडेंस को। ये होता है इम्पेडेंस, क्या होता है, ये होता है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ऑल थ्री कंपोनेंट, ठीक है ना। और ये तीन जो कंपोनेंट है आरएलसी, इनको बोलते हैं पैसिव कंपोनेंट, ये करंट को रोकने का काम करते हैं, ये एक्टिव कंपोनेंट नहीं होते। तो हम लोग बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ऑल थ्री पैसिव कंपोनेंट एलसीआर इज कॉल्ड इंपीडेंस। इन तीनों को मिला के जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है उसको बोलते हैं जेड। ओके जी, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। फर्स्ट पार्ट के बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, डिफाइन रेजोनेंस एंड डिस्क्राइब द कंडीशन फॉर रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। फिर बोला कि एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस ऑन इंपीडेंस और करंट पे उसका फर्क क्या पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में सबसे पहले तो डिस्कस कर लेते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस होता है इट इज अ फिनोमेनन, इट इज अ फिनोमेनन of a circuit in which inductance L, C and R are connected in such a way that circuit admits maximum current corresponding to a given frequency of AC। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि रेजोनेंस एक ऐसी फिनोमेनन है जहां पर सर्किट में जब एल सी आर जुड़ते हैं तो वो क्या प्रोवाइड कराते हैं, मैक्सिमम करंट देते हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। जैसा कि हमें पता है कि इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने लिखा था आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। और अगर हम बात करें एक्सएल की, तो एक्सएल किसके इक्वल होता है, एक्सएल होता है ओमेगा एल के इक्वल, और एक्ससी किसके इक्वल होता है, एक्ससी होता है 1 ओमेगा सी के इक्वल। एक्सएल होता है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर जो कॉइल है, ठीक है ना, और एक्ससी क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर। अब जैसे मैं इस फॉर्मूले में डाल दूंगा तो देखिए फॉर्मूला बन जाएगा ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या होता है कि जब होती फ्रीक्वेंसी कम, यहाँ पर देखो ध्यान देना आपने, यहाँ पर ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, एट अ वेरी लो फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा कि लो फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टिव रिएक्टेंस इज नेग्लिजिबल, मतलब कि अगर इसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो देखो एक्सएल इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी इसकी कम है तो ये क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब नेग्लिजिबल हो गया। लेकिन इसमें उल्टा केस है, इसमें उल्टा केस क्यों है, क्योंकि एक्ससी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी फ्रीक्वेंसी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एक्ससी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कब, लो फ्रीक्वेंसी पे। तो इसलिए लिखा है कि एट अ वेरी लो फ्रीक्वेंसी इंडक्टिव रिएक्टेंस इज नेग्लिजिबल और कैपेसिटिव रिएक्टेंस वेरी हाई। लेकिन जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता जाऊंगा तो देखिए जैसे ही मैं फ्रीक्वेंसी को क्या करूंगा, इंक्रीज करता जाऊंगा, और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से क्या होगा, एक्सएल बढ़ता जाएगा और एक्सएल बढ़ता जाएगा और एक्ससी क्या होगा, एक्ससी गोज ऑन डिक्रीजिंग।
तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एक चीज बढ़ रही है और एक चीज क्या होगी, कम होती जाएगी, और वो एक पॉइंट पे आके मिलेंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे एक पॉइंट पे। तो देखिए, अ कंडीशन विल कम when both becomes equal for a particular frequency। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये दोनों फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी, उसको हम लोग बोलते हैं कंडीशन फॉर रेजोनेंस, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। तब रेजोनेंस अकर होता है जब क्या हो, जैसे जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी वाला केस होता है, तो जैसे जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे, एक्सएल की वैल्यू बढ़ती जाएगी, एक्ससी की वैल्यू कम होती जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दोनों वैल्यू आपस में क्या होगी, इक्वल हो जाएगी, और जब ये दोनों वैल्यू आपकी इक्वल हो जाएगी उसको बोलते हैं रेजोनेंस। अब देखिए, रेजोनेंस की जो कंडीशन है, इन्होंने कहा था कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, तो कंडीशन ऑफ रेजोनेंस हमने डिस्कस कर लिया है। तो यहां पर देखिए, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस के केस में क्या होगा, व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, तो एक्सएल की जगह आप क्या लिखते हैं, ओमेगा एल, और ओमेगा एल और इससे लिखूंगा 1/ओमेगा सी। तो ये तो रेजोनेंस वाला केस है, तो मैं इसकी जगह लिख रहा हूं आर और इस जगह लिख रहा हूं आर। तो ये क्या बनेगा, ओमेगा आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/एलसी। तो इसकी जगह आप लिख सकते हो, ये जब परे जाएगा तो ये बनेगा ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/√एल सी। अब क्या होगा, ये बनेगा ओमेगा, ओमेगा किसके इक्वल होता है, ये होता है 2 पाई न्यू आर, सिंपल फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस वाली। तो यहां पर आएगा, ये थी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो यहां पर देखिए क्या आएगा, एल सी ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/2 पाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेशन। तो इसको फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये क्या बोल रहे हैं कि एट दिस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ता है, और एट दिस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे फर्क क्या पड़ता है। अगर हम बात करें जेड की, तो यहां पर मैंने लिखा है जेड इज मिनिमम, और करंट क्या लिखा है यहाँ पे, करंट होता है मैक्सिमम। क्यों होता है, अगर मैं जेड की बात करूं तो यहां पर देखिए जेड क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये दोनों तो बराबर है, एक्सएल किसके बराबर है, एक्ससी के बराबर है। तो ये क्या होगा, ये बन जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, बच गया आर स्क्वायर। तो जेड किसके इक्वल होता है, जेड होता है आर के इक्वल, इसीलिए जेड क्या होता है यहाँ पे, जेड होता है मिनिमम। और बात करें अगर करंट की, तो करंट क्या होता है, जब आपको पता है कि जेड अपॉन, अगर हम बात करें करंट की, देखो करंट क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, या करंट को मैं क्या लिखूं, करंट को मैं लिखता हूं इनवर्स प्रोपोर्शनल टू जेड। अगर ये क्या होगा, ये होगा मिनिमम, अगर ये मिनिमम होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये करंट आपका हो जाएगा मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि जेड आर किसके इक्वल है, आर यहाँ पे आ रहा है, इस कंडीशन में जेड होता है किसके इक्वल, आर के इक्वल। इसलिए करंट क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किसके इक्वल है, जेड के इक्वल। अगर जेड आपके पास मिनिमम है तो ऊपर वाला क्या होगा, ये हो जाता है मैक्सिमम। तो ये पूछा गया था आपसे कि रेजोनेंस वाले कंडीशन पे इंपीडेंस और करंट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो यहां पर देखिए, रेजोनेंस अकर, जहां पे रेजोनेंस अकर हो रही है, इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि अगर आपके पास रेजिस्टेंस ज्यादा है तो आपके पास जो करंट की वैल्यू है, करंट की वैल्यू क्या है, करंट की जो पीक वैल्यू वो कम है। लेकिन अगर आपके पास जो रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ पे 100 ओम रेजिस्टेंस था और यहाँ पर कितना ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 10 ओम रेजिस्टेंस है, तो 10 ओम रेजिस्टेंस के केस में जो वैल्यू आ रही है करंट की, वो क्या आ रही है, वो आ रही है मैक्सिमम। तो रेजोनेंस, फिर से मैं बोल रहा हूं कि रेजोनेंस एक फिनोमेनन है जिसमें सर्किट क्या प्रोवाइड कराता है, जिसमें सर्किट प्रोवाइड कराता है किसके साथ मिलकर, एलसीआर के साथ मिलकर मैक्सिमम करंट देता है, बस उसको बोलते हैं रेजोनेंस। तो यही है कि जब भी आपको 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन नहीं आएगा, उसके 2-3 पार्ट होंगे, तो आपको 2-3 पार्ट में उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं तो आपको ये एडवाइस करता हूं कि 5 नंबर के क्वेश्चन को आप कम से कम 2 या 3 शीटों में उसको कंप्लीट करें। और वाले ऑप्शन में देखिए, और वाला ऑप्शन कौन सा था, तो ये भी देखना पड़ेगा कि और वाला ऑप्शन कहीं छोटा सा क्वेश्चन तो नहीं है, छोटा सा न्यूमेरिकल तो नहीं 5 नंबर का। देखो, इससे पहले वाला जब हमने क्वेश्चन किया तो उसमें क्या आ रहा है, उसमें इतना काम करना पड़ा, डिराइव करना पड़ा, डायग्राम बनाने पड़े, तब जाके 5 नंबर मिलेंगे। लेकिन यहां पर देखना, छोटा सा एक न्यूमेरिकल दिया है, न्यूमेरिकल में देखो क्या दिया हुआ है, इसके 2 पार्ट दिए हुए हैं, ए और बी। पहले में देखिए, पहले में हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, पहले में है बी नॉट इज इक्वल टू दिया है 100 वोल्ट, और करंट की जो वैल्यू दी है, करंट की वैल्यू दी है कितनी, ये दी है 5 एम्पियर। और पूछा क्या गया, पूछा गया कैलकुलेट द एवरेज करंट ओवर कंप्लीट साइकिल। तो पहले में पूछ रहे हैं एवरेज करंट, एवरेज करंट ओवर वन कंप्लीट साइकिल।
तो देखिए जब भी आपसे एवरेज करंट पूछे वन कंप्लीट साइकिल के बारे में, चाहे आपसे एवरेज करंट पूछे वो भी जीरो होता है, और अगर आपसे एवरेज वोल्टेज पूछे वो भी क्या होगी, जीरो होगी पूरे पूरे साइकिल के लिए। एक पॉजिटिव होता है और एक तरफ क्या होता है, एक हाफ साइकिल क्या होता है इसका पॉजिटिव होता है। तो आप इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि एक तरफ पॉजिटिव साइकिल होता है, एक तरफ क्या होता है नेगेटिव, हाफ ऑफ द पोर्शन इज पॉजिटिव, हाफ ऑफ द पोर्शन इज नेगेटिव। उसकी वजह से जो एवरेज वैल्यू क्या होती है इसकी जीरो होती है। नेक्स्ट देखो क्या पूछा, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या आ गया, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट का फॉर्मूला होता है पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। तो पीक वैल्यू देखिए, पीक वैल्यू कितनी दी थी, पीक वैल्यू दी है 5 अपॉन क्या आएगा √2। तो हम लोग क्या करेंगे √2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बनेगा जी आपका 5√2 अपॉन 2, तो ये बन गया 2.5 इंटू √2, और 2.5 इंटू √2 की वैल्यू होती है 1.41, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए 1.41 और ये बन गया 2.5, तो ये बनेगा 5 20 और ये 7, ये आएगा 2, ये आएगा 8, ये आएगा 2 5 2 15 और ये, तो ये बन जाएगा आपका 3.52 एम्पियर। तो ये होगी इसकी आरएमएस वैल्यू। तो आपको ये हमेशा ध्यान में देना है कि दोनों जो चॉइस है, चॉइस में से कौन सा क्वेश्चन। एचपी बोर्ड वालों ने एक बार पहले भी क्या किया था, सीबीएसई पैटर्न को फॉलो किया था। वो फॉलो किया था जब एग्जाम हुए थे टर्म 1 और टर्म 2, आधा सिलेबस पहले आया था, आधा सिलेबस बाद में आया था। तो वो वाले क्वेश्चन भी आप लोग जरूर देखें और उससे भी आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि एचपी बोर्ड वाले उसमें से भी क्वेश्चन को डालने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक और नए एक्सरसाइज के साथ।